गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज मैं कैसा हूँ? मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ। करेक्ट। तो आज अपन वन ऑफ द वेरी ओल्ड टॉपिक जो हमने सबसे पहले देखा था। गुड आफ्टरनून। अब उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। तो आज की अपनी क्लास का डिस्कशन रहेगा आने वाले 2 घंटे में कंपनीज एक्ट 2013 पूरा। यानी समझिए जब एक बार में हम 2013 2 घंटे में क्लास में रिवाइज कर लेंगे, तो फिर जब आप बाद में खुद रिवाइज करेंगे घर में और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जामिनेशन टाइम पे रिवाइज करेंगे, तो यही 2 घंटा एक समय बाद 1 घंटा होगा, 1 घंटे के बाद आधी घंटा होगा, एंड फाइनली एग्जाम वाले दिन 15 मिनट, विद इन 15 मिनट्स कंपनीज एक्ट 2013 आपका पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। दैट शुड बी द टारगेट। पर वहां तक पहुंचने के लिए, क्लास का फायदा उठाने के लिए चीजें समझ तभी आएंगी जब आपने अपनी तरफ से भी कंपनी एक्ट की तैयारी कुछ हद तक करी है। करेक्ट। तो क्लास में ही अपनी रेगुलर क्लास पे अपन ने इस पे पूरा फोकस किया था। आज इस आने वाले 2 घंटे में पूरी तरीके से उसको एक रिकॉल की तरह देखने वाले हैं। करेक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013, आप जानते हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलेवेंस क्या है, इसको मुझे अब दोहराने की जरूरत नहीं है। यानी कंपलसरी इससे 2 से 3 सवाल रहेंगे, और 2 से 3 सवाल जो रहेंगे मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगभग ये 10 से 15 नंबर का वेट आपका कैरी करेगा। करेक्ट। एवरेज 12 नंबर का सवाल रहेगा। इस यूं समझ लीजिए 4-4 नंबर के 3 सवाल हो सकते हैं, हो सकता है 5-4-3 के सवाल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट करिए 3 सवाल आपको कंपनीज एक्ट के ऊपर कंपलसरी देखने को मिलने वाले हैं। तो अब वो 3 सवाल जो भी टॉपिक पे रहे, हमें वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव आपका ये रहना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा, एट द एंड ऑफ द इट आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को एकदम अच्छे से आता है। ये वाला टॉपिक ये ऐसा है जिसको मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और ये वाला टॉपिक में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। यानी आपको एबीसी एनर्जी आज की क्लास के एंड में, क्लास का सक्सेस तभी होगा जब आप ये रियलाइज कर जाए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, किसको तैयारी करने में आपको ज्यादा समय देना है, किस टॉपिक को तैयारी करने में आपको कम समय देना है। फॉर एग्जांपल मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी हो सकता है आता होगा, मुझे इनकॉर्पोरेशन में थोड़ा डाउट हो रहा होगा, या किसी कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको इनकॉर्पोरेशन पूरे अच्छे तरीके से आता, क्लासिफिकेशन में थोड़ा डाउट होगा। किसी को क्लासिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन दोनों आता है तो मेमोरेंडम आर्टिकल में डाउट होगा। तो आपको ये चीज क्लियर, कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता है। तो आज की क्लास आपको ये पता करने के लिए कि आपको क्या नहीं पता है। करेक्ट। ताकि आप एट द एंड ऑफ इट इस चीज पे अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर सके। करेक्ट। सो विदाउट टू मच इन्वॉल्विंग इनटू इट, सीधा शुरू करते हैं अब आज की क्लास। कंपनीज एक्ट 2013 लॉ में सबसे लेटेस्ट एडिशन, तीनों लेवल पे काम आने वाला टॉपिक, नॉट जस्ट फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल, हर लेवल पे काम आने वाला टॉपिक। और जो आप यहाँ पढ़ेंगे वो लॉ है, तो आगे भी लॉ वैसा ही रहेगा। तो यानी एक तरीके से आप समझिए आप आगे की भी एक स्टेपिंग स्टोन यहीं से सेट कर रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में याद करो, जो अपन ने देखा था, तो इसका एक ब्रॉडर कवरेज हम पहले से ही जानते हैं कि इसमें 470 सेक्शंस है। यानी दिस एक्ट कंप्राइजेज ऑफ 470 सेक्शंस है। 470 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स है, और 29 चैप्टर्स के साथ 7 शेड्यूल्स है। तो ये पूरे कंपनीज एक्ट का एक हायरार्की था। करेक्ट। यानी इस बाउंड्री के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 टिका हुआ है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल्स। करेक्ट। तो ये उसका पूरा ब्रेकअप था। अब उसके बाद अगर हम सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एट फाउंडेशन लेवल अपने को जो जो देखना है, तो अब सिस्टमेटिकली अगर सेक्शन वाइज अपन चलते हुए चले, तो सबसे पहला जो बेसिक है सेक्शन 1। सेक्शन 1 बेसिकली आपको डील करता था, सेक्शन 1 की डीलिंग होती थी, किसमें डीलिंग होती थी? सेक्शन 1 की डीलिंग होती थी एप्लीकेबिलिटी को लेके, कि आज कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एप्लीकेबल किसको होता है।
तो एप्लीकेबिलिटी की जब हमने बात करी थी तो सबसे पहले इट्स अ सेंट्रल लॉ, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पूरा इंडिया में एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो एप्लीकेबल होता है तो ये ऑल कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस पे तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता ही है। इसके अलावा स्पेशल कंपनीज लाइक याद करिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, तीन स्पेशल कंपनी बोली गई थी, उन कंपनियों पे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा प्रोवाइडेड द प्रोविजंस आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर रेस्पेक्टिव लॉ। तो उनके खुद के कानून में जो प्रोविजन है अगर उससे इनकंसिस्टेंसी हुई तो फिर उनका कानून अप्लाई होगा, और जहां पे इनकंसिस्टेंसी नहीं हुई वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई कर दिया कि इस पे भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होना है तो कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होना है। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब पे भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस पूरी तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। तो ये एप्लीकेबिलिटी की एक छोटी सी बात थी सेक्शन 1 के अंदर जो अपन ने देख लिया अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट को लेके। जैसे ही एप्लीकेबिलिटी की बात खत्म होती है तो एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ अपन ने कंपनीज एक्ट में कंपनी बनाने की क्या क्या खासियत है, यानी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पे भी आए थे, यानी वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स या बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। कंपनी बनाने के फायदे क्या क्या होते थे, आज कोई भी व्यक्ति कंपनी बनाता क्यों है, तो याद करिए जब कंपनी बनाने के फायदे आए थे तो कंपनी बनाने के बेनिफिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा कुछ नहीं, हमने क्लैप्स पे फोकस किया था। क्लैप्स यानी अब आप समझ चुके, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी। अब उसमें भी कॉमन सील वाला जो फीचर है ये एक ऑप्शनल फीचर है जो कंपनीज को दिया गया था। तो आप जब एग्जाम में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के ऊपर आता है तो ये क्लैप सिर्फ आपको पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है। एग्जाम में जब आपने लिखना चालू करना है तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कॉमन सील नहीं लिखना है, करेक्ट, कॉमन सील आपने बाद में डालना है। दिस इज जस्ट फॉर यू टू मेमोराइज कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो आपको बेसिक फीचर्स ऑफ कंपनी से चालू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विथ स्लैब एंड यू शुड कन्वर्ट स्लैब टू क्लैप्स, करेक्ट। तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी लिखिए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन लिखिए, परपेचुअल लिखिए, करेक्ट। इस तरीके से आप पहले कैरेक्टरिस्टिक डालिए और फिर कॉमन सील आखिरी में डाल दीजिए, करेक्ट। तो इस तरीके से ये 5 अलग अलग फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कंपनी के हमने देखा। कॉमन सील एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, हम जानते हैं, एंड नाउ इट इज ऑप्शनल। अगर कोई डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील नहीं लगा हुआ है तो फिर कंपनी के 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, करेक्ट। या अगर उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन से भी काम चल सकता है। तो ये कॉमन सील का रिप्लेसमेंट हमने देखा था। लिमिटेड लाइबिलिटी, जानते हैं कि कंपनी बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पर्पस ही क्या था, बाकी दूसरे फॉर्म्स के कंपैरिजन में जहां बाकी फॉर्म्स में लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती थी, कंपनी फॉर्म में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, करेक्ट। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी लॉ की नजर में एक अलग व्यक्ति है, just like any other person. Company can own assets on its own name, company can sue and be sued on its own name, company can have a bank account, can acquire properties assets in its own name। तो वो सब काम जो एक व्यक्ति करता है वो सारे काम कंपनी भी कर सकती है, करेक्ट। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। परपेचुअल सक्सेशन, याद करिए लाइफ ऑफ कंपनी इज इनफाइनाइट माना गया था, तो इनफाइनाइट लाइफ होती है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी जो है वो गोज ऑन फॉर एवर, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक को डिपिक्ट कराता है, ये कंपनी के परपेचुअल सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक को डिपिक्ट कराता है। और उसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट यानी जहां पे हमने देखा था कि कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, करेक्ट। कंपनी के काम के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर्स के काम के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। तो ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी थे जिसको हमने पूरी तरीके से फोकस किया था, करेक्ट। तो ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इतने नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक तो और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जैसे कि मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन, करेक्ट। तो कंपनी के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको एट फाउंडेशन लेवल से सिर्फ इतने बेसिक से आपको बताया गया। जैसे आप एलएलपी पढ़े थे तो एलएलपी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के भी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी फोकस करना चाहिए, यस। तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्लैप्स के फॉर्म पे हमने देखा था। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो आगे बढ़ते हुए हमने आए थे सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पे, यानी अगला टॉपिक जो हमने देखा था वो टॉपिक डील करता था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी को लेके, करेक्ट। जब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी की बात आती है तो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया था,
यानी कंपनी को किस ग्राउंड पे क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी को अलग अलग ग्राउंड पे किया गया था। और वो ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो आपको लॉ के सेक्शन 2 में मिलती हैं। यानी सेक्शन 2 बेसिकली क्या चीज का होता था, सेक्शन 2 आपका डेफिनेशन का सेक्शन होता था। यानी कोई भी चीज जो डिफाइंड है तो ज्यादातर वो डेफिनेशन आपको कहाँ मिलती है, लॉ के सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में मिलती थी। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया पे किया जाता था। जैसे कि क्राइटेरिया नंबर 1, अलग अलग क्राइटेरिया पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी सीखना चालू किया था। उससे पहले कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो कंपनी वर्ड का मतलब ही जो था वो अपन ने देखा था कि जो कंपनी वर्ड है वो डिफाइंड है लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में डिफाइंड है। सबसे कॉमन डेफिनेशन कि जिसका इस्तेमाल आप कोई भी आंसर में कर सकते हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में, कि कंपनी का मतलब क्या होता है, तो कंपनी मींस कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का मतलब हर वो कंपनी जो इस कानून में यानी 2013 में रजिस्टर्ड है या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, उस सबको कंपनी बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में आए थे, तो क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी इनकॉर्पोरेशन के आधार पे हमने कंपनियों को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक थी स्टैट्यूटरी कंपनी या जिस एक थी स्टैट्यूटरी कंपनी और एक थी आपकी रजिस्टर्ड कंपनी। एक कंपनी को बोलते थे स्टैट्यूटरी कंपनी और एक कंपनी को अपन बोलते थे रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब याद करिए, स्टैट्यूटरी कंपनी मींस अ कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट और स्टैट्यूट फॉर्म्ड आइदर बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। करेक्ट, तो जिसके लिए अलग से कानून बनाया जाता था। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 विल अप्लाई ऑन देम अनलेस द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। और इसके लिए अपन ने देखा था कई एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी लाइक आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई, ये सब एग्जांपल्स ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी कंपनी है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेसिफिक लॉ के अंदर बनाई गई है। फिर उसी प्रकार से दूसरी प्रकार की जो कंपनी होती थी वो होती थी रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी मीन सिंपल बात है, रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या, वही कंपनी जो इस लॉ में रजिस्टर्ड है। तो कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, यानी जो भी कंपनी जो इस कानून में रजिस्टर्ड है उसको अपन स्टैट्यूटरी कंपनी या उसको अपन रजिस्टर्ड कंपनी बोलते थे। तो ये पहला सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता था। दूसरा क्लासिफिकेशन जो अपन ने देखा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की जब हम बात करते थे तो लाइबिलिटी के आधार पे कंपनियां दो प्रकार की होती थी। एक होती थी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी और एक होती थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। यानी वी हैड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड वी हैड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो कंपनी होती थी वो फर्दर दो प्रकार में क्लासिफाई होती थी। वो होती थी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी और एक होती थी लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी। यानी लिमिटेड में भी दो प्रकार के लिमिटेड होते थे, एक होता था लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होता था लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर ये डिफाइन था लॉ के सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में। वैसे ही लिमिटेड बाय गारंटी ये डिफाइन था लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये डिफाइंड था लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में। तो ये तीन जगह पे ये तीनों प्रकार की कंपनियां डिफाइंड थी। करेक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये तीनों कंपनियां होती क्या थी, तो सबसे कॉमन सबसे बेसिक प्रकार की कंपनी होती थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ही क्या होता था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। कितने तक, अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। तो यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन शेयर। करेक्ट, तो जितना भी पैसा आपका शेयर में देखना बाकी है अल्टीमेटली आपकी लाइबिलिटी उतने तक के लिए ही लिमिटेड रहती थी, उससे ज्यादा आपने कोई पैसा उस कंपनी को नहीं देना है। तो ये सबसे बेसिक मैक्सिमम कंपनियां जो बनती है वो इसी टाइप की इसी कैटेगरी की बनती है which is defined under 222 of the Companies Act। वैसे ही दूसरी कंपनी होती थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता था, याद करिए, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम अप टू द अमाउंट विच द मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। एक बार फिर से अपन ने देख लिया था पूरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट विच द
by its memorandum which the member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of winding up. तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलते थे। कल को एग्जाम में या तो सीधा सीधा क्लासिफिकेशन पे आए, कल को आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कल को अगर इसके डिफरेंस को लेके पॉइंट आ जाए या सवाल आ जाए 4-5 नंबर का, तो वो डिफरेंशिएशन आपने क्या लिखना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। डिफरेंस नंबर 1, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर डिफाइंड अंडर 222, लिमिटेड बाय गारंटी डिफाइंड अंडर 221। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की डेफिनेशन, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी वेयर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस कंपनी वेयर लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स बाय इट्स मेमोरेंडम इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट विच द मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। फिर आपने बताना है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो होती है वो हमेशा ऑलवेज विथ शेयर कैपिटल होती है, लेकिन याद करिए गारंटी कंपनी कैन बी विथ शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। तो वो विथ शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। एक और पॉइंट आप डाल सकते हैं किस तरीके से, मॉडल एमओए और मॉडल एओए। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मॉडल एमओए क्या होता था, टेबल ए, और मॉडल एमओए टेबल ए होता था और मॉडल एओए टेबल एफ होता था। लेकिन गारंटी का विदाउट शेयर कैपिटल टेबल बी एच और विथ शेयर कैपिटल टेबल सी, टेबल जी। बिहार छत्तीसगढ़ कुछ याद आ रहा है? तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप मॉडल एमओए एओए इस तरीके से पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बता सकते हैं। तो ये चौथा डिस्टिंक्शन हुआ। पांचवा डिस्टिंक्शन, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो लाइबिलिटी है वो कंपनी कभी भी मंगा सकती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ द कंपनी भी बना सकती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी मंगाया जा सकता है। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय जो गारंटी है, तो उसमें जो गारंटी का पैसा है वो केवल कब मंगाया जा सकता है, वो केवल एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मंगाया जा सकता है। यानी इसका दूसरा मतलब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग, जब कंपनी चल रही है उस दौरान गारंटी अमाउंट नहीं मंगाया जा सकता। तो ऐसे कई सारे पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आप लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी को लेके बना सकते थे। तो दिस वर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों में ही मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और यही वो पॉइंट है जो कंपनी के मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में जाता है। तो कंपनी कौन सी वाली कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर की गारंटी, ये पता कैसे चलता है? थ्रू द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, या लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू गारंटीड अमाउंट, नॉर्मली 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी लिखा रहे। तो ये आपको उसका मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज से समझ में आता है। करेक्ट। और तीसरे प्रकार की कंपनी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, गिवन अंडर 292, अकॉर्डिंग टू विच अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मींस अ कंपनी वेयर लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड। तो ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बोलते हैं, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। तो ये अपना क्लासिफिकेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अनलिमिटेड में भी फर्दर दो प्रकार की हो सकती थी, लिमिट विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। विदाउट शेयर कैपिटल मतलब डीजे, और विद शेयर कैपिटल मतलब टेबल ई, टेबल आई। ये इनके मॉडल मेमोरेंडम आर्टिकल थे। इसका भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है जो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मंगाया कब जा सकता है? ओनली ऑन द क्लोजर ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी वाइंड अप पे जाएगी तभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पैसा जो है वो मंगाया जा सकता है। यानी वाइल द कंपनी इज रनिंग, जब तक कंपनी चल रही है तब तक लाइबिलिटी का पैसा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पैसा मेंबर से नहीं मंगाया जाता। करेक्ट। और फिर जो मेंबरशिप आपकी सीज होती है, करेक्ट, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के आज मेंबर नहीं भी हैं, तो टिल द फ्रॉम द टाइम दे सीज टू बी अ मेंबर, उनकी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है अगले 1 साल तक। यानी फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, तब तक के लिए वो स्टिल रिमेन्स, भले ही उनकी लाइबिलिटी सेकेंडरी, लेकिन उनकी लाइबिलिटी अगले 1 साल तक एग्जिस्ट करती है टू रीपे द डेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तीसरा क्लासिफिकेशन जो अपन ने देखा था वो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो तीसरा क्लासिफिकेशन जो पढ़ते थे वो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पे, नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पे अगेन कंपनियां कितने प्रकार में डिवाइडेड थी? तो कंपनियां 3 प्रकार में डिवाइडेड थी। एक थी 1 पर्सन कंपनी, एक थी आपकी प्राइवेट कंपनी, और तीसरी थी आपकी पब्लिक कंपनी। तो ये 3 तरीके की कंपनी होती थी क्लासिफिकेशन पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। 1 पर्सन कंपनी आपका डिफाइंड था 262 में, प्राइवेट कंपनी आपका डिफाइंड था 268 में,
और पब्लिक कंपनी आपका डिफाइंड है 271 में। तो ये तीन क्लासिफिकेशन होता था कंपनियों का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला 262 वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है? तो वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। ये उसकी लीगल डेफिनेशन हो गई एज वन पर्सन कंपनी की। कल को अगर सवाल पूछ ले कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग वन पर्सन कंपनी, तो कुछ नहीं, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज बनाना है। जो वन पर्सन कंपनी का फायदा है, जो कंपनी का फायदा है, वही तो वन पर्सन कंपनी का फायदा है। तो इट इज नथिंग बट अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये सोल प्रोप्राइटर का ही आपका कॉर्पोरेट वर्जन रहता था। करेक्ट। तो 262 में वन पर्सन कंपनी के फायदे क्या है? तो जो कंपनी बनाने के फायदे थे कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो जाएगा, करेक्ट, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, ये सारे फायदे एक वन पर्सन कंपनी के भी रहते हैं। करेक्ट। इसमें मिनिमम भी एक मेंबर रहता है, मैक्सिमम भी एक मेंबर रहेगा। ये सब अदर मिसलेनियस पॉइंट्स है वन पर्सन कंपनी के। इसके कई तरीके की रिलैक्सेशंस मिलती है कंपनीज एक्ट में। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ। तो यानी ये एक तरीके की मिनी प्राइवेट कंपनी होती है इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसी कंपनियों को हमेशा अपने नाम के आखिरी में कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ओपीसी जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी वन पर्सन कंपनी हमेशा अपने नाम के आखिरी में ओपीसी या वन पर्सन कंपनी जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। तो ये वन पर्सन कंपनी से रिलेटेड बातें थी। फिर इसका इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है जो अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट कंपनी याद करिए इट वाज डिफाइंड अंडर 268। तो 268 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन थी। तो अकॉर्डिंग टू 268 प्राइवेट कंपनी मींस अ company which has a minimum paid up capital as may be prescribed and which by its article does three things। कौन सी तीन चीजें? रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन किस बात को लेके? रेस्ट्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को लेके। प्रोहिबिशन, लिमिटेशन किस बात को लेके? एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। और प्रोहिबिशन किस बात को लेके? विथ रिस्पेक्ट टू इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। तो इस बातों को लेके प्रोहिबिशन था। याद रखिए आपने जो बातें लिखनी है, रेस्ट्रिक्शन आप एग्जाम में लिख के आ जाते हैं। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, 0 नंबर मिलने वाला है। क्योंकि आप क्या लिख रहे हो कि प्राइवेट कंपनी के लोग अपने मेंबर्स अपने शेयर ही ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? मैंने ये नहीं कहा रेस्ट्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, रेस्ट्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा कि जिन भी मेंबर्स के पास 100 से कम शेयर हैं कंपनी के, वो अपने शेयर ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, किसी को बेच नहीं सकते वो चाहे तो, या उन्हें बेचना है तो कंपलसरी अब उनके शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको राइट्स नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसी बात की जा सकती थी? द आंसर इज नो। करेक्ट। आप ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, आप राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी पे लेके कंडीशंस लगा सकते हैं। वो कंडीशंस किस प्रकार की हो सकती है? वो कंडीशंस हो सकती है लाइक सेल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट, कि भैया अगर आप बेच ही रहे हो तो पहले एग्जिस्टिंग लोगों को बेचने की कोशिश करो। या सेकेंडरी, कि आप बेच रहे हो तो इस दाम पे बेचो और जिसको बेचोगे अप्रूवल ऑफ बीओडी विल बी रिक्वायर्ड। तो बोर्ड जिसको अप्रूव करे आप अपने शेयर्स उन्हीं को बेच सकते हैं, उनके अलावा किसी और को नहीं बेच सकते। तो इस तरीके की राइट को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा तो आपने साफ साफ बोलना है कि इट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 268, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, केवल राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। और सेकेंडरी, सेक्शन 6 क्या बोलता है कि आर्टिकल या मेमोरेंडम में आपने कोई भी ऐसी बात लिखी जो अगेंस्ट लॉ है, आर्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम एंड लॉ एंड मेमोरेंडम कैन नॉट गो बियॉन्ड लॉ। तो अगर ऐसी कोई भी बात आपने आर्टिकल में या मेमोरेंडम में लिखी विच इज अगेंस्ट लॉ, तो माना जाएगा कि ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई प्रोविजन कभी आपने लिखा ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई पॉइंट कभी आपने लिखा ही नहीं है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? इट विल बी वॉइड अब इनिशियो, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन को वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा। और अब आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर है वॉइड अब इनिशियो का मतलब क्या होता है। यानी ऐसा माना जाएगा ऐसा ट्रांजेक्शन डे वन से ही कभी लिखा हुआ नहीं था, ये पॉइंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शन किसको लेके लगाएगी? राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को नहीं लगा सकती रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ
ऑफ शेयर तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी है, तो अगर आप वही चीज रोक दोगे तो फिर कंपनी बनाना के फायदा क्या है अगर आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ही तोड़ दिया। तो इसलिए राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर लिखना है। दूसरा अपन ने देखा था लिमिटेशन, लिमिट करो एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी भी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं, तो मैक्सिमम 200 चाहिए होता है, लेकिन 1% कंपनी में तो दो भी नहीं हो सकते, 200 तो बहुत दूर की बात है। इसलिए लिमिटेशन के लिए क्या बोला, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, तो वो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को 200 तक लिमिट करे। करेक्ट। फिर हमने देखा था कि ये 200 की काउंटिंग में कौन आता है और कौन नहीं आता। तो ये 200 की काउंटिंग में हमने देखा था कि भैया अगर इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों शेयर होल्डर को काउंटिंग में लिया जाता है। करेक्ट। यानी इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा नहीं कि 200 इक्विटी शेयर होल्डर है और 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टोटल 200 होने चाहिए शेयर होल्डर, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। उसके बाद आपने देखा था अगर कोई डायरेक्टर हु इज ऑल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो उसे भी काउंटिंग में लिया जाएगा। करेक्ट। तो अगर डायरेक्टर हु इज ऑल्सो होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो भी काउंटिंग में 200 की काउंटिंग में गिना जाता है। तीसरा अपन ने देखा था जॉइंट शेयर होल्डर अगर होते हैं, तो जॉइंट शेयर होल्डर मान लो दो लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा, तो उन्हें काउंटिंग के पर्पस के लिए दो गिना जाए कि एक गिना जाए, तो उन्हें एक गिना जाएगा। यानी जॉइंट शेयर होल्डर को नंबर ऑफ हेड से नहीं काउंट किया जाता, नंबर ऑफ एक तरीके से शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखा जाता है। तो जॉइंट शेयर होल्डर विल बी काउंटेड एज 1। तो इस तरीके से इस पे प्रैक्टिकल सवाल आपको आ सकता है। तो जॉइंट आपको वहां पे देखना है कि भैया टोटल काउंटिंग जो है वो 200 या उसके अंदर है कि नहीं। अगर ये 200 के ऊपर हुआ तो फिर इट इज वायलेशन ऑफ 268, और अगर 268 का वायलेशन हुआ तो अब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं कहला सकती। अगर उसे प्राइवेट ही बने रहना है तो उसे अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा जितना भी आ रहा है अप टू 200, और अगर वो मेंबर्स को रिड्यूस नहीं कर सकती तो फिर उसे कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी। वो कंपनी बंद हो जाएगी ऐसा नहीं बोल रहे, पर वो कंपनी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी। अब वो कन्वर्जन का तरीका क्या होता है, कैसे होता है, ये आप फाइनल लेवल पे सीखते हैं। करेक्ट। बट अल्टीमेट इंटर लेवल पे सीखते हैं। तो यानी अल्टीमेटली करना क्या होता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग 200 से ऊपर हो जाती है। तो इसके लिए जब एग्जाम में सवाल आता है तो मैंने आपको तरीका बताया था, पहले आपने पूरा प्राइवेट कंपनी का लॉ लिखना है। करेक्ट। लिमिटेशन को पूरा एक्सप्लेन करना है, काउंटिंग में कौन होता है नहीं होता है, ये आपको पहला पैराग्राफ आपको पूरा लॉ बताना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चन में फैक्ट दिए हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दिए हैं और काउंटिंग में कितने लिए जाएंगे, दो कॉलम में बनाना चाहिए। कितने दिए वो क्वेश्चन में मिलेगा और काउंटिंग में कितना लेना चाहिए वो आपने दूसरे कॉलम में दिखाना चाहिए और उसका टोटल लगाना चाहिए। अगर वो टोटल 200 या उसके अंदर है तो फिर तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन देना है कि अगर सिंस नंबर ऑफ मेंबर्स हैज नॉट एक्सीडेड 200 इट इज नॉट वायलेशन ऑफ 268 एंड कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। और अगर वो नंबर ऑफ मेंबर्स का टोटल 200 क्रॉस कर जाता है तो आपको लिखना चाहिए सिंस नंबर ऑफ मेंबर्स हैज एक्सीडेड द लिमिट ऑफ 200 कंपनी शुड आइदर रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ब्रिंग इट डाउन टू 200 और शुड कन्वर्ट इटसेल्फ टू अ पब्लिक कंपनी। ये आपका कंक्लूजन हो जाता है 3 लाइन का। तो इस तरीके से आपने वो आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। और तीसरी बात जो एक प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखनी पड़ती है वो है प्रोहिबिशन। किस बात का प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन विद रिस्पेक्ट टू इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज। यानी आप पब्लिक को इनविटेशन नहीं देंगे अपनी सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाता है कंपनियों का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स पे। एक 1% कंपनी जिसमें मिनिमम भी 1 होंगे और मैक्सिमम भी 1 होंगे, प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे, और तीसरी होती है पब्लिक कंपनी डिफाइंड अंडर 271। पब्लिक कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर 271। 3 तरीके की कंपनियों को पब्लिक कंपनी माना गया था, याद करिए 3 तरीके की कंपनियों को। नंबर 1, अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। नंबर 2, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। एंड नंबर 3, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। यानी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो अगर किसी पब्लिक की सब्सिडरी है तो भले ही वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन लॉ की नजरों में इट विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। करेक्ट। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो ये 3 तरीके की कंपनियों को पब्लिक कंपनी माना गया है। करेक्ट। कौन कौन सी 3 कंपनी? विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एंड अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये डिफाइंड है लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बाद अगर अगला क्लासिफिकेशन अपन देखें तो अगला क्लासिफिकेशन अपन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अगर कंट्रोल के आधार पे देखें
ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनियों में दो तरीके का रिलेशनशिप होता है, एक होता है होल्डिंग सब्सिडरी का और एक होता है एसोसिएट कंपनी का। करेक्ट। होल्डिंग सब्सिडरी यानी इसके अंदर आपको दो कंपनी देखने को मिलेगी, एक मिलती है होल्डिंग कंपनी और दूसरी मिलती है उसकी सब्सिडरी कंपनी। करेक्ट। होल्डिंग कंपनी इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 246 और सब्सिडरी कंपनी इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 287। ठीक उसी प्रकार से एसोसिएट कंपनी इट इज डिफाइंड अंडर 2 सब सेक्शन 6। तो ये पूरा कंपनियों का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल के आधार पे नंबर वन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो सकता है। होल्डिंग कंपनी का मतलब ही क्या, कंपनी इज होल्डिंग कंपनी इफ इट हैज वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, यानी एक कंपनी मालिक तभी कहलाती है जब उसका एक या एक से ज्यादा कोई नौकर हो। तो एक होल्डिंग कंपनी तभी कहलाएगी जब उसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो। तो 246 तो यही बोलता है। तो फिर सब्सिडरी कौन होता है, ये डिफाइंड है 287 में। सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी विल बी सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कब बनती है, जब तीन में से एक पॉइंट हो। वेयर वन कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। करेक्ट, ये पहला तरीका, वेयर वन कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। दूसरा तरीका, वेयर वन कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ अदर कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करके रखती है। और तीसरा तरीका चेन होल्डिंग। करेक्ट, ये तीन तरीकों से होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बन सकता है। नंबर वन, वेयर वन कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। ये कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन कैसे हो सकता है, वेयर वन कंपनी हैज द पावर आइदर टू अपॉइंट और टू रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे या आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार या रिमूव करने का अधिकार मिल जाए, तो जिसके पास ये अधिकार है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसपे वो अधिकार एक्सरसाइज करती है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी। करेक्ट, तो ये पहला तरीका हो सकता है। वेयर दूसरा तरीका, वेयर वन कंपनी कंट्रोल्स द मोर देन हाफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ अदर कंपनी। याद करिए क्या लिखा हुआ है, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ का मतलब क्या होता है, 50% से ज्यादा। अगर आप लिख के आते हैं सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज 50% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग, इसका मतलब आप तो 50% वाले को भी सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशनशिप दे रहे हो। करेक्ट, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब मिलता है, जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में आधे से ज्यादा, आधा नहीं आधे से ज्यादा, जब एग्जामिनर को कंफ्यूज करना हो तो बोलेगा एग्जैक्टली 50% है, तो क्या वो होल्डिंग सब्सिडरी है, द आंसर इज नो। 50.01 होना चाहिए, जितना मेरे पास है उतना किसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास 50 है तो चांसेस है किसी दूसरे के पास भी 50% हो सकते हैं। तो आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, जब वर्ड आपको यूज करना है वो क्या है, वेयर वन कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ अदर कंपनी। और वोटिंग पावर का मतलब क्या होता, इक्विटी शेयर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो उनमें यानी कुल मिला के वोटिंग राइट्स आपके पास होने चाहिए, वोटिंग वाले शेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो वोटिंग आपको इक्विटी में मिलते हैं या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है जो आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो केवल ऐसे ही लोगों को ही काउंटिंग में लिया जाता है। तो उसका 50% से ज्यादा अगर एक कंपनी होल्ड करके रख रही है तो माना जाएगा कि जिसने होल्ड किया वो होल्डिंग, और जिसका होल्ड किया वो उसकी सब्सिडरी। करेक्ट, सो दिस वाज द सेकेंड वे। और तीसरा तरीका होता था चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग बड़ा कॉमन सा तरीका होता था। ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड की होल्डिंग है और बी लिमिटेड अगर सी लिमिटेड की होल्डिंग होती है, तो चेन होल्डिंग के मुताबिक ए लिमिटेड सी लिमिटेड की भी होल्डिंग बन जाती है। करेक्ट, तो इस तरीके से भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये तीन मेथड्स हैं होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप को लाने के, एज गिवन अंडर 246 एंड 287। उसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी थी एसोसिएट कंपनी की, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। ये कंपनीज एक्ट 2013 की देन है, इससे पहले ये इस नाम से कोई कंपनियां नहीं रहती थी। तो एसोसिएट कंपनी किसको बोलते हैं, एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक कंपनी को एसोसिएट कंपनी कब बोला जाएगा, अ कंपनी विल बी सेड टू बी एसोसिएट ऑफ अदर कंपनी इफ अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। फिर एक कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है, तो इसके लिए बोला गया कंपनी सेड टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर कंपनी where one company holds 20% or more of the total voting power of the other company. So where one company holds 20% or more, याद करिए वहां पे बोला था more than half और यहाँ पे बोलता है 20% or more of the total voting power of the other company,
तो अदर कंपनी इज सेड टू बी द एसोसिएट ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी। यानी एसोसिएट किसका रिप्लेसमेंट है? सब्सिडरी वर्ड का रिप्लेसमेंट है, होल्डिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जिसके मैं शेयर खरीद रहा हूं वो कंपनी मेरी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। सो दैट कंपनी इज सेड टू बी द एसोसिएट company. However, associate company does not include subsidiary company, but it includes joint venture. करेक्ट, तो यही उसकी डेफिनेशन में भी दिया हुआ है। करेक्ट, तो याद करिए अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 20% शेयर रखती है तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड की क्या हो गई? एसोसिएट कंपनी हो गई। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 40% शेयर रखती है तो भी बी लिमिटेड ए लिमिटेड की क्या हो गई? एसोसिएट कंपनी हो गई। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 50% शेयर रखती है तो भी ए लिमिटेड बी लिमिटेड की क्या, बी लिमिटेड ए लिमिटेड की क्या हो गई? एसोसिएट कंपनी। और अगर 51% रखती है तो फिर बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। करेक्ट, यानी एग्जैक्टली 20% में भी आप एसोसिएट बन सकते हो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं 20% या उससे ज्यादा और 50% तक अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल रखती है तो माना जाएगा वो कंपनी इसकी कौन है? एसोसिएट कंपनी है। दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। दिस एक्सक्लूड्स सब्सिडरी कंपनी बट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बाद अगला क्लासिफिकेशन जो हम देख सकते थे वो था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी ओनरशिप के आधार पे कंपनियां, उसमें भी अलग अलग प्रकार की होती थी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर ओनरशिप के आधार पे आप क्लासिफाई करते हैं कि कंपनी का मालिक कौन है तो ओनरशिप के आधार पे कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी भी होती है और कंपनियां नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। यानी वी में हैव गवर्नमेंट कंपनी, वी में हैव नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब जो गवर्नमेंट कंपनी है ये डिफाइंड है आपके एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो रिमाइंडर टर्म है। तो गवर्नमेंट कंपनी किसको बोल देते? तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर यानी पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। बस क्या यही गवर्नमेंट कंपनी होता क्या? नहीं, एक और कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है। वो कौन? अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। करेक्ट, तो यानी दो प्रकार की कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनी माना गया है। नंबर वन, अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held either by central or one or more state or jointly by central and state, or a company which is subsidiary of a government company is a government company as per section 2 subsection 45। यानी अब याद करिए जब एग्जामिनर ने एग्जैक्टली आपके लॉ की नॉलेज को चेक करना है तो बोलेगा एग्जैक्टली 51% शेयर लिए गए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली 51% शेयर लिए, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं जिसके शेयर लिए गए थे? द आंसर इज यस, नॉट लेस देन 51 बोला है, इसका मतलब एग्जैक्टली 51 हो तो आप गवर्नमेंट हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली 50 हो तो क्या आप सब्सिडरी हैं? क्या आप सब्सिडरी हैं? एग्जैक्टली 50 में सब्सिडरी बनने के लिए कितना होना चाहिए? 50.01। एसोसिएट बनने के लिए कितना चाहिए? 20। और गवर्नमेंट बनने के लिए कितना चाहिए? 51। करेक्ट, सो दिस थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर। तो अगर एक कंपनी, अगर सेंट्रल स्टेट या जॉइंटली सेंट्रल एंड स्टेट किसी कंपनी के 51% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके रखते हैं तो माना जाएगा कि वो कौन है? गवर्नमेंट कंपनी है। और उसकी कोई सब्सिडरी होगी तो वो सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या? जो बची कुची कंपनी है विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तो रिमाइंडर टर्म है, ये लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है। उसके बाद इसी को फर्दर अपन ने क्लासिफाई कर सकते थे। एक था ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग या ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग बोल लीजिए या एक्सेस टू कैपिटल बोल लीजिए, एक्सेस टू कैपिटल या लिस्टिंग। तो उसके आधार पे फिर कंपनियां दो प्रकार की होती थी। वी हैड लिस्टेड कंपनी एंड वी हैड अनलिस्टेड कंपनी। तो हमारे पास या तो लिस्टेड कंपनी होती थी या अनलिस्टेड कंपनी होती थी। अब लिस्टेड कंपनी जो थी वो डिफाइंड थी आपके एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में। करेक्ट, तो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता था? लिस्टेड कंपनी का मतलब, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी हुज एनी ऑफ द सिक्योरिटीज इज लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। करेक्ट, तो वही कोई भी कंपनी
जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है, तो उसको अपन लिस्टेड कंपनी बोलते थे। हाउएवर अब इसका मतलब इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया गया था, याद करिए। और वो एक्सप्लेनेशन में क्या समझाया गया था कि अगर सेबी इन कंसल्टेशन विद सेबी अगर बोला जाए, तो सेबी अगर किसी को बोले कि भैया आप लिस्टेड कंपनी नहीं रहोगे, तो उनको फिर लिस्टेड कंपनी के क्राइटेरिया पे नहीं रखा जाता था। करेक्ट। तो सच क्लास ऑफ कंपनी which have listed or intends to list such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI will not be treated as a listed पब्लिक कंपनी, तो उसे एक लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता है। यानी अगर केवल एक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज कोई कंपनी लिस्ट करती है और सेबी की लिस्ट के मुताबिक आपने जो सिक्योरिटी लिस्ट की उस क्राइटेरिया पे आपको लिस्टेड कंपनी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, तो आपको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने शेयर्स लिस्ट नहीं कराए, मैं केवल अपने डिबेंचर्स लिस्ट करा रहा हूं। करेक्ट। तो एक कंपनी ने केवल अपने डिबेंचर्स लिस्ट कराए, सवाल यह है शेयर्स तो उसके लिस्टेड नहीं है, तो क्या आप ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोलेंगे? अभी तक हाँ बोलना पड़ता था, क्योंकि क्या बोला था, एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, तो डिबेंचर भी एक सिक्योरिटी है, तो वो कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती थी। और एक बार आप लिस्टेड बन गए मतलब आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, सेबी ने ये अमेंडमेंट डाला विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जनवरी 21, जिसमें क्या बोला गया था कि सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी जिनकी कुछ सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड भी है स्टॉक मार्केट में, और अगर हमने बोला कि वो लिस्टेड के क्राइटेरिया में नहीं रहेंगे, तो ऐसी कंपनियों को हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते थे। इसके अलावा जो भी बची कुची कंपनी है वो सब क्या है, वो अनलिस्टेड कंपनी होती है। अब लिस्टेड कंपनी के अंदर सोचिए प्रैक्टिकली कौन आता है। हमारे पास 1% कंपनी है, क्या 1% कंपनी लिस्टेड हो सकती है? ऑब्वियसली 1% में तो नंबर ऑफ मेंबर्स ही मिनिमम एक है और मैक्सिमम एक है, तो लिस्टिंग में जाके शेयर दोगे किसको? आप तो दे ही नहीं सकते। करेक्ट। आप तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं जोड़ सकते, पब्लिक को तो दूर की बात है। तो 1% कंपनी तो लिस्टेड के क्राइटेरिया में आती नहीं है। नंबर टू, प्राइवेट। क्या प्राइवेट कंपनी लिस्ट करा सकती है अपने आप को? याद करिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तीसरी कसम जो उसने खाई थी, डेफिनेशन ऑफ 268, प्राइवेट कंपनी, जिसमें क्या बोला था, हम कसम खाते हैं कि विल प्रोहिबिट अवर सेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज। तो जब आपने कसम खाई थी कि हम पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, तो आप लिस्ट कैसे करा सकते हो? तो क्या प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो ओपीसी और प्राइवेट तो कभी लिस्टेड के क्राइटेरिया में आ ही नहीं सकते। आता कौन है? केवल पब्लिक कंपनी। पर इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैंने पब्लिक कंपनी बनाई तो मुझे लिस्ट ही कराना पड़ेगा? ये मेरा चॉइस है। मैंने पब्लिक कंपनी बनाई थी, लेकिन ये मुझे जरूरी नहीं है कि हमेशा मैंने पब्लिक से पैसा लेना ही है या स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना ही है। तो इसलिए कोई भी पब्लिक कंपनी जो स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, उसी को अपन बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और बाकी जितनी भी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी तो है लेकिन अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं कराती, उसको बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इस तरीके से क्राइटेरिया है लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का, ये हमने देखा था। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन हो गया था। फिर अपन ने अदर मिसलेनियस कैटेगरीज देखी थी। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग एक बार खत्म हो गया, तो उसके बाद अदर मिसलेनियस कंपनीज भी अपन देखे थे। अदर मिसलेनियस कंपनीज पे कई प्रकार की कंपनी हमने देखी थी। जैसे कि सबसे पहले अपन ने देखा था स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी कहाँ डिफाइंड था? बच्चा कंपनी। बच्चा कंपनी डिफाइंड था लॉ के सेक्शन 285 में। तो 285 में अगर आप याद करें, स्मॉल कंपनी दो क्राइटेरिया पे डिसाइड होता था, आप बच्चे हैं कि नहीं है, यानी स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। वो किन क्राइटेरिया पे डिसाइड होता था? नंबर वन, आपका पेड अप कैपिटल कितना है, और नंबर टू, आपका टर्नओवर कितना है, यानी हाउ मच इज योर पेड अप कैपिटल एंड हाउ मच इज योर टर्नओवर। उस क्राइटेरिया के आधार पे डिसाइड होता था कि वेदर यू आर स्मॉल कंपनी और नॉट। करेक्ट। और वो क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होता था? नंबर वन, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? सबसे पहली बात, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकती। कौन सी वाली पब्लिक सर? वो लिस्टेड की अनलिस्टेड कोई भी हो, पब्लिक तो पब्लिक कंपनी होती है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी, तो वो कभी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। लेकिन अदर देन पब्लिक कंपनी में भी कैसी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोला जाएगा? जिसकी पेड अप कैपिटल इज अप टू 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, यानी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, और टर्नओवर जिसका अप टू 2 करोड़ है और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। करेक्ट। तो ऐसी कंपनियों को स्मॉल कंपनी बोलते थे। But that prescribed amount in case of capital cannot exceed more than 10 crores and turnover cannot exceed more than 100 crores.
करेक्ट। तो क्या बोला था, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हुज पेड अप कैपिटल इज 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड व्हिच इन नो केस शैल एक्सीड 10 करोड़ और whose turnover is up to 2 crores और such higher amount as may be prescribed which in no case shall exceed 100 crores। तो ये तो लॉ में वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दी गई थी, लेकिन उसके बाद यही लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया था। प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना कर दिया गया था, इन केस ऑफ पेड अप कैपिटल उसको बढ़ा के कर दिया गया था 2 करोड़ और इन केस ऑफ टर्नओवर उसको बढ़ा के कर दिया गया था 20 करोड़। करेक्ट। यानी प्रैक्टिकली अब क्या हो गया, किसी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलने का क्राइटेरिया क्या हो गया कि जिसकी पेड अप कैपिटल अप टू 2 करोड़ रुपीज है और जिसका टर्नओवर अप टू 20 करोड़ रुपीज है। तो ये दो क्राइटेरिया है, अगर दोनों में से एक का भी वॉयलेशन हुआ तो आप क्या हो जाएंगे, आप स्मॉल कंपनी नहीं रहेंगे। या तो मेरा कैपिटल 2 करोड़ क्रॉस कर जाए या मेरा टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस कर जाए तो प्रैक्टिकली मैं स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर चला जाऊंगा। तो स्मॉल कंपनी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन की दोनों कंडीशन पूरा करना, दोनों पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, एंड। करेक्ट। यानी स्मॉल कंपनी बनना है तो आपका पेड अप कैपिटल भी 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए और आपका टर्नओवर जो है वो टर्नओवर भी कितना होना चाहिए, 20 करोड़ रुपए से अंदर होना चाहिए। ये जो टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं ये कौन से साल का टर्नओवर है, रनिंग ईयर का टर्नओवर कि पिछले साल का टर्नओवर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टर्नओवर का मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर पिछले फाइनेंशियल, इस साल मैं बच्चा कंपनी हूं कि नहीं हूं ये डिपेंड करता है कि पिछले साल मेरा टर्नओवर कितना था। तो अगर पिछले साल मेरा टर्नओवर 20 करोड़ के अंदर था तो इस साल लॉ की नजर में मैं एक बच्चा कंपनी कहलाऊंगा, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। करेक्ट। तो ये फाइनल क्राइटेरिया होता था एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कंपनी। याद रखिए इसमें एग्जाम में आपको सिर्फ किस पॉइंट पे कंफ्यूज करेगा, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा एक्स लिमिटेड हैड अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ 50 lakhs एंड अ टर्नओवर ऑफ 18 crores। गिव योर वैल्यूएबल सजेशन एज टू एक्स लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट। आप पेड अप कैपिटल आपको दिया हुआ है 1.5 करोड़ और टर्नओवर दिया हुआ है 18 करोड़, यानी कैपिटल भी 2 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर भी 20 करोड़ के अंदर है। गिव योर वैल्यूएबल सजेशन, इज इट अ स्मॉल कंपनी, यस और नो। जितने लोगों ने यस बोला उन्होंने एग्जाम में अपने आप को 0 नंबर दिलवा दिए। कारण बड़ा सिंपल था, आपने क्वेश्चन में एक वर्ड ही भूल गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्स लिमिटेड। करेक्ट। यानी क्वेश्चन शुरू ही हुआ था एक्स लिमिटेड से और एक्स लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी था। एग्जामिनर का पर्पस फुलफिल हो गया कि उसने आपको टर्नओवर और पेड अप कैपिटल में फोकस करवा दिया, आपका ध्यान पूरा टर्नओवर में चला गया, आपका पूरा ध्यान पेड अप कैपिटल में चला गया, आपने शुरू का वो वर्ड ही भूल गए जो लिखा हुआ था एक्स लिमिटेड, जो कि सीधा सीधा बोलता है कि अगर ये पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में ना मैंने टर्नओवर देखना है, पब्लिक कंपनी में ना मैंने पेड अप कैपिटल देखना है। अगर एक्स लिमिटेड वर्ड मैंने देख लिया तो तुरंत का तुरंत वो क्वेश्चन मेरे लिए वहीं खत्म हो गया, मैंने तुरंत कंक्लूजन दे देना इट कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी बिकॉज स्मॉल कंपनी स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन एनी कंपनी अदर देन पब्लिक। तो 0 नंबर मिल चुका आपको, जिन्होंने भी इसका जवाब यस में दिया था। ध्यान रख लीजिए कहां आपसे गलतियां एग्जाम में हो सकती है। इसी बात पे चीयर्स। बोलो, समझ में आया? आपने कहा कहा किस तरीके से आप जाल में फंस गए। पूरे क्वेश्चन का इंटेंशन ही था आपको जाल में फंसाना मछली की तरह और आप कूद गए उसमें। आप टर्नओवर देखे 2 के अंदर 20 के अंदर, आपने कैपिटल देखा। बोलिए, आगे से ऐसे जाल में फंसेंगे? फंसेंगे? क्या होगा वैसा? नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। पहले आपको देखना है कंपनी कौन है। अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मैंने आगे कुछ भी चीज ही चेक नहीं करनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ही है कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। वेरी गुड, बंद कर लो स्मॉल कंपनी। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया अपन ने देख लिया है ना। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, चलो बंद कर लो। ठीक। वैसे ठंडी का मौसम नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ठीक, चलो प्लस माइनस कर लो चलो। आपने वाकई ठंडी लग रही है? चलो ठीक है, ओके लेट अस नॉट ब्रेक द चेन। तो अपन ने स्मॉल कंपनी क्या होता है देख लिया, डिफाइंड अंडर सेक्शन 285। उसके बाद अगली कंपनी जो अपन देखते थे वो है फॉरेन कंपनी।
फॉरेन कंपनी जो था वो लॉ में डिफाइंड था आपके सेक्शन 242 में। फॉरेन कंपनी किसको बोलते थे? Foreign company means a company which is incorporated outside India, having a established place of business in India, either through itself or through its agent, either physically or in an electronic mode, and conducts any business activity in India. तो ऐसी कंपनियों को फॉरेन कंपनी का स्टेटस दिया जाता था। आपने खाली लिख दिया फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब आज पूरे दुनिया में जो भी कंपनी है आपकी नजर में वो सब फॉरेन कंपनी हो गया। तो आज अमेरिका में भी 100,000 कंपनियां बनी हुई है, वो आपके लिए फॉरेन कंपनी हो गया। ऑस्ट्रेलिया में 500 कंपनियां हैं, वो सब आपके लिए फॉरेन कंपनी हो गया। और आप उनको बोलते हो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के आपको 470 में 47 सेक्शन पूरे करने पड़ेंगे, वो बोलेंगे पहले अपनी कंपनियों को तो पूरा करवाओ, हमारी कंपनियों को सिखा रहे हो सेक्शन पूरा करना। तो क्या वो फॉरेन कंपनी है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? जो दो बातें एक साथ पूरी करे। कौन सी दो बातें? नंबर वन, ऑब्वियसली उनको इनकॉर्पोरेशन तो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई स्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना जरूरी है, उसी को अपन फॉरेन कंपनी बोलते हैं। तो फॉरेन कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग एस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आइदर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट, आइदर फिजिकली और इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऑन कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। कोई ना कोई इंडिया में जुड़ा होना चाहिए, तब तो जाके उसको हम फॉरेन कंपनी इंडिया के पर्पस के लिए बोलेंगे। उसके बाद यानी फॉरेन कंपनी हो गई, फिर एक क्लासिफिकेशन अपन और देख सकते थे, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 455 ऑफ द एक्ट। ये सब नए नए प्रकार की कंपनियां जो 2013 की देन थी। डोरमेंट कंपनी, अ कंपनी सेड टू बी डोरमेंट कंपनी इफ इट डज नॉट कैरी आउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और एन इनएक्टिव कंपनी। यानी एक कंपनी विच इज फॉर्म्ड फॉर होल्डिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और इंटेलेक्चुअल एसेट्स, केवल उस पर्पस के लिए बनी हुई है, करेक्ट, and does not conduct any business operations as of now, जो इनएक्टिव है, डज नॉट कैरी आउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑपरेशन, ऐसी कंपनियों को अपन डोरमेंट कंपनी बोलते थे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑपरेशंस किसको नहीं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको नहीं माना जाएगा? तो आपने जो आरओसी को जो फीस पे करी, दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। केवल मैनेजमेंट के लिए आपने थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया, दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, करेक्ट। कोई टैक्स लॉ का चलान पे करना था, टैक्स लॉ कंप्लायंस करना था, दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के क्राइटेरिया से बाहर रहते थे। तो इसके अलावा अगर आप कुछ करोगे तो फिर यू आर कैरिंग आउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और अगर आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर आप डोरमेंट नहीं हो सकते। तो डोरमेंट कंपनी बनती क्यों थी? फॉर होल्डिंग फ्यूचर एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको होल्ड करने के लिए आप आज एक कंपनी बना के रखते थे विच डज नॉट कैरी आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी एज ऑफ नाउ, वो केवल फ्यूचर पर्पस के लिए बनी हुई थी। अभी के लिए वो कैसी कंपनी है? एक इनएक्टिव कंपनी है। तो सच कंपनी में अप्लाई टू आरओसी फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, तो ऐसी कंपनियों को डोरमेंट कंपनी बोला जाता था। फिर इसके अलावा एक होती थी आपकी सेक्शन 8 कंपनी, जिसको अपन नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बोलते थे। सो नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी मतलब फेमसली जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते थे, जिसका ऑब्जेक्ट ही क्या होता था? ऑब्जेक्ट ही चैरिटेबल काम करना होता था, सोशल वेलफेयर करना होता था, करेक्ट। कोई इन पर्पस के लिए बनती थी, करेक्ट, टू प्रमोट आर्ट साइंस कल्चर, इन सब पर्पस के लिए बनाया जाता था। और जिनसे दो बातें बुलवाई जाती थी, क्या? कि भैया आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाओगे, करेक्ट, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू योर मेंबर्स, तो आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। और जो प्रॉफिट हुआ भी, यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग योर ऑब्जेक्ट, तो अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो प्रॉफिट का इस्तेमाल करोगे, तो ही आपको सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस जो है वो मिलेगा। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको डायरेक्शन दे सकती है आरओसी को टू रजिस्टर सच कंपनी एज अ सेक्शन 8 कंपनी। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शन मिला, आरओसी शेल रजिस्टर सच कंपनी एज सेक्शन 8 कंपनी, यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनने के आपके बेनिफिट्स क्या है? आपको अपने नाम के आखिरी में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है कि ऐसी कंपनियां अपने नाम के आखिरी में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जैसे शब्दों का यूज नहीं करेगी। पर आपने वही बातें पूरी करनी है, आपने प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए यूज करना है। एंड प्रोहिबिशन है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऐसी कंपनियां अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी। कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला कि आपने कोई भी कंडीशन का वायलेशन किया, या जिस ग्राउंड पे आपको लाइसेंस दिया गया था सेक्शन 8 कंपनी का, वो लाइसेंस आपने बेकार कर दिया,
कंडीशंस वायलेट कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को रिवोक करने का ऑर्डर पास कर सकती है और उस ऑर्डर के बेसिस पे आरओसी आपका लाइसेंस जो है वो कैंसल कर देगा। करेक्ट। वो ऑर्डर अमॉन्ग अदर ऑर्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया आप जाके किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी में मर्ज हो जाइए, या सेक्शन 8 से आप नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाइए। अगर आप नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट होते हैं तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। जो एग्जामेशन आपको मिली थी अब वो एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगी, या एट लास्ट क्लोजर ऑफ एक्टिविटी, अपने काम काज को बंद कर दीजिए। करेक्ट। तो ये सब डायरेक्शंस इशू किए जा सकते हैं अपॉन वॉयलेशन ऑफ कंडीशन। तो ये सेक्शन 8 कंपनी से जुड़ी हुई बातें थी। उसके अलावा एक और कंपनी होती थी जो होती थी निधि कंपनी, जो नाम से ही क्लियर है, यानी चिट फंड कंपनीज अक्सर जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसी कंपनियां निधि कंपनियां, और ये आपको मिलती थी 406 में। तो 406 निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच डेवलप्स और कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर। तो जो अपने मेंबर्स में सेविंग्स और थ्रिफ्ट की हैबिट्स को डलवाती है, जस्ट लाइक अ किटी पार्टी मैंने आपको बताया था। तो आप इसे पैसा लिया और वही पैसा जरूरत पड़ी तो आपको लौटा दिया। तो इस तरीके का काम थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग मेंबर्स जो किया जाता है, ऐसी कंपनियों को बेसिकली बोला जाता है निधि कंपनियां। करेक्ट। सो ये कुछ अदर मिसलेनियस कैटेगरीज और ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी था। तो यानी आपने देखिए इसमें हमने सेक्शन 2 से जुड़े हुए जितने भी मैक्सिमम डेफिनेशन थे वो सारे डेफिनेशन अपन ने देख लिए थे। तो ये आपका लॉ पे सेक्शन 2 से रिलेटेड पूरा बाइफर्केशन एट इंटर फाउंडेशन लेवल आपको जितना सीखना था वो आपने यहाँ पे सीख लिया। कुछ छूटा तो नहीं इसमें? कुछ छूटा क्या? कुछ छूटा का सवाल ही नहीं उठता। करेक्ट। तो ये डेफिनेशन हमने पूरी तरीके से देखी। उसके बाद अगला प्रोसेस जो था, अगला प्रोसेस किस बात का है? अगला प्रोसेस था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को लेके। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की जब हम बात करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में दो तरीके की कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हमने देखा था। एक तो वन पर्सन कंपनी का, और एक मतलब जनरली जो कोई भी कंपनी हो इंक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी। तो जो वन पर्सन कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा बातें थी वो थी आपकी सेक्शन 3 में, और जो नॉर्मल प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन है वो था आपका सेक्शन 7 में। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में दो सेक्शन थे, सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 7। ये दो सेक्शन डील करते थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को लेके, और इसके साथ रेड विथ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो थ्री वन पर्सन कंपनी के लिए वन और मोर वन पर्सन इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, टू और मोर persons in case of private company, and seven or more persons in case of public company are eligible to incorporate a company for any lawful purpose। तो ये कौन बोलता है? ये सेक्शन 3 बोलता है। उसके बाद अगर आपने कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा वो सेक्शन 7 बताता है। वन पर्सन कंपनी के केस में कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो प्रोसीजर भी आपको सेक्शन 3 बताता है। तो अगर वन पर्सन कंपनी आपको बनाना है, सो मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शैल ऑलवेज इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन who shall become member of such one person company in the event of number 1 death of the subscriber, number 2 his incapacity to contract। तो याद करिए अगर आपने वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो वन पर्सन कंपनी का मेमोरेंडम जो क्या है वो क्या करेगा? इट शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन who shall become the member of such one person company। दो में से एक ही इवेंट में, नंबर 1 इवेंट था इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, और नंबर 2 इवेंट था his incapacity to contract। उस केस में वो अदर पर्सन shall become member of such one person company। तो जिसका आप नाम दे रहे हो उसको तो पता होना चाहिए, वो कैसे जानकारी देगा? वो अपना एक प्रायर रिटर्न कंसेंट देगा। सो द अदर पर्सन shall give a prior written consent which shall be filed with registrar at the time of incorporation। तो आप जिसको भी नॉमिनी बताते थे उस अदर पर्सन को एक प्रायर रिटर्न कंसेंट देनी पड़ती थी ऑफ हिज इंटेंशन टू बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी ऑफ सच वन पर्सन कंपनी। मैं भी उस नॉमिनी का नाम हटा सकता था, वो नॉमिनी भी अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर सकता था। करेक्ट। सो इस केस में either other person may withdraw his consent in the prescribed manner, or even the member of one person company may change the name of other person। उसके लिए प्रोसीजर फॉर्मेलिटी क्या है? इन्फॉर्म टू द कंपनी यानी ओपीसी, एंड ओपीसी शैल इन्फॉर्म टू द आरओसी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इससे आपका मेमोरेंडम का आखिरी क्लॉज जो है नॉमिनी क्लॉज वो बदल रहा था, लेकिन इसे चेंज इन मेमोरेंडम या ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम
नहीं माना जाएगा। सच चेंज इन द नेम ऑफ अदर पर्सन इज नॉट डीम्ड एज ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, तो उसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए वो आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ अ चेंज इन नेम फ्रॉम गुप्ता टू शर्मा you need not follow the procedure for alteration of memorandum. This is not a alteration of memorandum. फिर उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था कि 1% कंपनी बनाना है तो भैया हु कैन इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, तो 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, he should be an Indian citizen and he should be resident in India. Natural Indian resident, तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी जिसमें होगी यही पर्सन एलिजिबल है टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी। करेक्ट। और कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा 1% कंपनी ना बना सकता है, ना एक से ज्यादा 1% कंपनी का नॉमिनी रह सकता है। करेक्ट। लेकिन एक वो ओपीसी और एक नॉमिनी वो रह सकता है, वो दोनों कर सकता है। यस ध्यान रखिए, अभी एग्जाम में कल को इसी पॉइंट पे जब कंफ्यूज करना होगा तो बोलेगा एक्स लिमिटेड वांट्स टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, गिव योर वैल्यूएबल सजेशन एज टू प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी। आप इतना खुश हो जाएंगे प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी पूछ रहा है और आप सीधा चालू हो जाएंगे द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल बिकम मेंबर ऑफ सच ओपीसी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सच अदर पर्सन शैल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट which shall be filed to the ROC at the time of incorporation. The member of the person, such person may withdraw his nomination for being appointed as a nominee of such OPC, or even the company or the member of OPC may remove the name of such other person by informing to company, and company shall inform to the ROC. Such change is not deemed to be a change in alteration of memorandum. फिर लिखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखोगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखोगे ओनली इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया एंड अ नेचुरल पर्सन इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। फिर आपने याद आएगा आप कंडीशन लिख रहे हो ऑन दी नेचुरल पर्सन और क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स लिमिटेड वांट्स टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, फिर आपने जितना लिखा था उसको पूरे को काटोगे और फिर वापस से नया आंसर चालू करोगे। और यहां भी याद नहीं आया तो ये भी लिख के आ जाओगे, पूरे पॉइंट्स लिख के आ जाओगे। मतलब खुद ही लिख रहे हो ओनली नेचुरल पर्सन इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी और लास्ट में कंक्लूजन दोगे इफ एक्स लिमिटेड वांट्स टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी दिस वाज द प्रोसीजर। माइनस मार्किंग जीरो भी नहीं, माइनस मार्किंग के लिए आप क्वालिफाइड हो गए। करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा क्या ब्लंडर आपने किया यहाँ पे। तो ओपीसी केवल कौन बना सकता है? गुप्ता वर्मा शर्मा बना सकते हैं, इनके अलावा कोई और ओपीसी नहीं बना सकता। इनके अलावा मतलब समझे ना, गुप्ता वर्मा, मैं एक ब्रीड की बात कर रहा हूँ, ब्रीड मतलब ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, इसमें खाली एक ही ब्रीड थोड़ी होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कोई कंपनी एलएलपी ओपीसी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इट शुड बी इंडियन सिटीजन। तीसरा रेसिडेंट इन इंडिया, और रेसिडेंट का मतलब अब क्या बोला गया? हु हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 122 डेज और मोर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा, यही चीज तो चेंज थी, पहले 182 डेज था, एलएलपी में आज भी 182 डेज है, लेकिन अब कंपनीज एक्ट में यही चीज 120 डेज हो गई है। करेक्ट। तो रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या? हु हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी और बिकम अ नॉमिनी ऑफ मेंबर ऑफ 1% कंपनी। फिर याद करिए, माइनर ना ओपीसी बना सकता है ना वो ओपीसी का नॉमिनी रह सकता है, और नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी ऑफ मोर देन वन मेंबर ऑफ ओपीसी। उसके बाद कुछ काम थे जो साफ साफ मनाही है, ओपीसी कुछ काम बिल्कुल नहीं कर सकता, जैसे कि सेक्शन 8 बन के समाज सेवा का काम करना है, तो भैया समाज सेवा अकेले क्यों करना चाहते हो? मिलजुल के करो। ओपीसी बना के क्यों करना चाह रहे हो? आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो तो वो ओपीसी बन के नहीं कर सकते काम। आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम करना चाहते हो, ये काम भी नहीं कर सकते। और आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। करेक्ट। तो ये सारी खासियत थी विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी, सेक्शन 3 रेड विद कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। तो ये ओपीसी से रिलेटेड पूरा डिटेल प्रोसीजर अपन ने सीख लिया था। फिर उसके बाद नॉर्मली अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी है तो उसका प्रोसीजर था सेक्शन 7, याद करिए।
तो इफ यू आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, तो सेक्शन 7 बोलता था सर्टेन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको आरओसी के पास फाइल करने पड़ते थे। तो वो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट थे, वो सब दिए हुए आपके सेक्शन 7 में। तो 7 इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट थे। पहला, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। दूसरा, डिक्लेरेशन, कितने लोगों से, 2 लोगों से। किस बात का डिक्लेरेशन, दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विद। करेक्ट, वो 2 लोग डिक्लेरेशन कौन देंगे, पर्सन एंगेज इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जैसे कि सीए, सीएस, लॉयर। करेक्ट, तो जो आपकी कंपनी बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं वो लोगों से। और उसके अलावा भैया सारी जानकारी सीए को थोड़ी पता होगी, तो जो जानकारी उस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी देगा वही जानकारी तो सीए डालेगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में एक और डिक्लेरेशन, किससे, पर्सन हु इज नेम्ड इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। ये 2 लोगों से आपने डिक्लेरेशन लेना है। किस बात का डिक्लेरेशन, दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैज बीन कंप्लाइड विद, ताकि कल को अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो ये दोनों को पकड़ा जाए, फांसी पे लगा दिया जाए। कारण, क्योंकि आपने गलत डिक्लेरेशन दिया था। तीसरा, फिर डिक्लेरेशन लेना है आपको 2 लोगों से, किस बात को लेके, कि वो पुराने पापी नहीं है। करेक्ट, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ब्रीच, मिसकंडक्ट, मिसफीसेंस, ये सब नाम की कोई भी चीजें उन्होंने पास्ट में कंडक्ट नहीं की है। कोई भी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस उन पे नहीं लगाया गया है पास्ट में, कंपनीज एक्ट या किसी दूसरे लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। करेक्ट, पिछले 5 सालों में कभी भी उन्होंने जेल की हवा नहीं खाई है। तो ऐसे सब आपको, मतलब इसी प्रकार से आपको बोलना है कि भैया आप पुराने पापी नहीं है। तो ये अगर आप डिक्लेरेशन देंगे, तो अगेन किसको किसको डिक्लेरेशन देना है ये, तो यहाँ पे 2 लोगों को, पर्सन इज नेम्ड इन द आर्टिकल एज फर्स्ट डायरेक्टर, तो जो भी आपका पहला डायरेक्टर बनने वाला है उसको ये डिक्लेरेशन देना है। और जो आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है उनको ये डिक्लेरेशन देना है कि नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, फ्रॉड, मिसफीसेंस, ब्रीच, और सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट, कंप्लीट है, ट्रू एंड फेयर है। ये सारी जानकारी आपको डिक्लेरेशन के तौर पे देनी है। फिर इसके अलावा चौथा, बातचीत के लिए एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस देना है। दिस मे और मे नॉट बी योर रजिस्टर्ड ऑफिस, ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ जो आप एड्रेस दे रहे हैं वही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्योंकि याद करिए रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने का समय आपको कंपनी बनाने के बाद भी दिया जाता है। कंपनी बनने के 15 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेब्लिश करना है, और उसके अगले 15 दिन में आपको आरओसी को उसकी जानकारी देनी पड़ती है। तो ये वाला जो एड्रेस है, कल को क्वेश्चन बना के बोल देगा, आरओसी बोलेगा मैं तेरा यही रजिस्टर्ड ऑफिस मानूंगा, कोई दूसरी ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं मानूंगा। क्या आरओसी का कहना सही है? आपने बोला बदतमीज है आरओसी, उसको कुछ नहीं पता लॉ के बारे में। ऐसे इंस्टेंस पे दिस मे और मे नॉट बी योर रजिस्टर्ड ऑफिस, इवन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी डिसाइड कर सकती है। दिस इज ओनली अ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो दिस इज जस्ट एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस जो भी आप इनकॉर्पोरेशन में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम देना है, उनका नाम, अता पता, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर्स जितना वो ले रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, नेशनैलिटी, ये सब देना है। ये सेम जानकारियां आपको किसकी देनी है अगले पॉइंट में, डायरेक्टर्स, पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज फर्स्ट डायरेक्टर, उसका भी नाम, अता पता, जानकारी साथ दो, सारी इंफॉर्मेशन। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन वो है इन द फॉर्म ऑफ डिन, तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक्स्ट्रा जानकारी दो। करेक्ट, और इसके अलावा आखिरी में हिज कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन द कंपनी। करेक्ट, उसका इंटरेस्ट इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट अगर कुछ है तो वो इंटरेस्ट दो, और उसका कंसेंट लो कि इज रेडी टू एक्ट एज डायरेक्टर इन द अफोरमेंशन्ड कंपनी। तो ये 7 इंफॉर्मेशन हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम नीड्स टू फाइल टू आरओसी। एक बार आपने ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल किए तो आरओसी ने क्या मुंह में दही जमाना था क्या? नहीं। आरओसी क्या करेगा, ही शैल रजिस्टर ऑल सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, और फिर क्या करेगा, वो फूलों की वर्षा से आपकी कंपनियों को सजाएगा। इसका मतलब पूरी एक तरीके से आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो ही शैल रजिस्टर ऑल सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, इट एक्ट्स एज अ कंक्लूसिव एविडेंस की ऑल प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैज बीन कंप्लाइड विद। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस बन जाता था, और इसी दिन आपको एक नंबर भी अलॉट कर दिया जाता था जो कहलाता था आपका सिन, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कितने समय के लिए? लाइफ लॉन्ग, यानी लाइफ लॉन्ग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी को प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। कल को अगर पता चला कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई थी, या अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं और पता चल गया कि आपका द्वारा दिया गया स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, फ्रॉड है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उस केस में आरओसी जो है और ट्रिब्यूनल जो है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, और जिसने गलत स्टेटमेंट दिया था लाइबल फॉर एक्शन अंडर 447 कर सकता है। ट्रिब्यूनल बाय पासिंग ऑर्डर, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है
तो ट्रिब्यूनल फर्दर ऑर्डर पास कर सकता है। ऑर्डर कैसे पास कर सकता है? आइदर आपकी कंपनी की लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर देगा लिमिटेड से अनलिमिटेड में, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी। दूसरा तरीका हो सकता है कि मर्ज हो जाओ किसी दूसरी कंपनी के साथ, ऑर्डर पास कर सकता है। तीसरा, वाइंडिंग अप, ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप और क्लोजर ऑफ कंपनी का ऑर्डर पास कर सकता है। या चौथा, सच अदर ऑर्डर एज ट्रिब्यूनल में डीम फिट। तो कुल मिला के अगर गलत जानकारी दोगे तो ये सारे एक्शंस हैं जो ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी के खिलाफ ले सकता था। तो ये सारे प्रोसीजर्स फॉर्मेलिटीज जो थी वो अपन ने देखा था विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 3 और सेक्शन 7 में। तो यानी जो हमने सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे थे, तो सेक्शन 3 जो था, सेक्शन 3 ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन, मोस्टली ओपीसी का डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। फिर सेक्शन 4, 5, 6 तो देखना है। सेक्शन 7 जो है ये भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को लेके था। करेक्ट, की कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो उसका पूरा प्रोसीजर रेड विद कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, ये सेक्शन 7 में दिया हुआ था। अब जो पहली इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ही आपको देनी पड़ती थी वो कौन सी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होती थी? वो है कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए ड्यूली साइंड बाय सब्सक्राइबर्स। करेक्ट, तो यानी एमओए में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बोलता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 डील्स विद एमओए, सेक्शन 5 डील्स विद एओए। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो पहले आपने एमओए एओए तो तैयार करना है। तो एमओए में क्या जानकारी होना नहीं होना ये आपका दिया रहता था सेक्शन 4 में, और एओए में क्या दिया जाना है, क्या लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, वो दिया हुआ है सेक्शन 5 में। और सेक्शन 6 जो है वो सिंपल सी बात बोलता था क्या, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट। और अगर ऐसा किया तो फिर सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा, जो क्या बोलता है कि माना जाएगा आपके मेमोरेंडम में ऐसा कोई पॉइंट कभी लिखा हुआ ही नहीं था, या आपके आर्टिकल में ऐसा कोई पॉइंट कभी लिखा हुआ ही नहीं था, और उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा कि ऑल सच पॉइंट्स विल बी वॉइड अब इनिशियो। यानी सिंपल लैंग्वेज में एमओए और एओए जो है कैन नॉट गो बियॉन्ड कंपनीज एक्ट, और अगर वो गए तो वो वॉइड अब इनिशियो माने जाएंगे, मतलब इंसेप्शन, वॉइड सिंस इंसेप्शन माने जाएंगे, कि ऐसा कोई पॉइंट कभी आपने लिखा ही नहीं था। तो मैंने कंपनी बनाई थी और पर्पस ही अनलॉफुल था, और कंपनी बन भी गई कोइंसिडेंटली, करेक्ट, तो माना जाएगा कि भैया आपके वेरियस ऑब्जेक्ट्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कभी लिखा हुआ ही नहीं था टू किल पीपल ऑफ इंडिया। करेक्ट, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपने ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कोई कंपनी बना ली है तो माना जाएगा वो ऑब्जेक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने अपने आर्टिकल में लिख लिया था कि भैया जिनके पास 100 से कम शेयर हैं वो शेयर बेच ही नहीं सकते, माना जाएगा ऐसा कोई पॉइंट कभी लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज वायलेशन ऑफ 268 अगेंस्ट गोइंग अगेंस्ट कंपनीज एक्ट। करेक्ट, तो ऐसा कोई पॉइंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये था सेक्शन 6। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल समझना था, तो मेमोरेंडम की डेफिनेशन दी गई थी 256 में। 256 defines the term memorandum of association, which says memorandum as originally framed or as altered from time to time either under this law or under any previous company law। अब मेमोरेंडम आपको जो बनाना है ये एक कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, इट एक्ट्स एज अ चार्टर टू द कंपनी। तो वो कंपनी का एक चार्टर एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है। करेक्ट, यानी कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये उसकी एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जिसके बियॉन्ड एक कंपनी जाके काम नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो माना जाएगा कि इट इज अ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन इज इट इज वॉइड, तो उसे वॉइड माना जाता है। तो पर्पज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम हैज अ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। Number one, shareholders know the purpose for which his money will be used and how much risk he is taking in the company by investing in the company. और दूसरा, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स ऑल्सो नो द पर्पस फॉर वॉट एवर इज डीलिंग विद द कंपनी विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी और नॉट। क्यों? क्योंकि यहीं पे आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, क्योंकि इफ एनी एक्ट इज कंडक्टेड बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, तो वहां पे इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, और माना जाएगा कि ऐसा काम कंपनी कर ही नहीं है, एंड ऑल दिस विल नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। करेक्ट, तो इसलिए शेयर होल्डर एंड आउटसाइडर्स, मेमोरेंडम का पर्पस क्या है? टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। शेयर होल्डर्स विल नो द पर्पस फॉर विच इज मनी विल बी यूज्ड एंड हाउ मच रिस्क इज टेकिंग, एंड आउटसाइडर्स नो व्हाट इज डीलिंग विद द कंपनी विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी और
नॉट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी का हो तो उसमें आपको ये कॉमन से 6 क्लॉजेज आपको देखने को मिलेंगे। 6 क्लॉजेज कौन कौन से होते थे? उसका नेम क्लॉज, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या सिचुएशन क्लॉज, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसका कैपिटल क्लॉज, उसका लाइबिलिटी क्लॉज और आखिरी में सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये 6 क्लॉजेज या 6 पॉइंट्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम क्या है वो बताया जाता है। पब्लिक होगी तो लिमिटेड से एंड होगा, प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होगा, ओपीसी होगी तो ओपीसी से एंड होगा। करेक्ट। तो नेम क्लॉज विल जस्टिफाई द नेम ऑफ द कंपनी। नेम कैसा नहीं होना चाहिए? नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होना चाहिए। या आपको अपने नाम में भारत, इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। करेक्ट। ये नेम क्लॉज की थोड़ी बहुत खासियत होती थी। अगर आपका नेम टू नियरली रिजेंबल करेगा तो उसमें फिर वो कंपनी को अपना नाम कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वो कन्वर्जन ऑफ नेम का प्रोसीजर क्या होता है, यानी ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, या आपने इंटर लेवल पे सीखना है कि कंपनी को अपना नाम ऑल्टर करना है तो उसकी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज क्या होती है। सेकेंडली, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या जानकारी देने की रिक्वायरमेंट है? केवल नेम ऑफ स्टेट देने की जानकारी है, यानी सिटी, शहर, गली, मोहल्ला ये सब कुछ जानकारी नहीं है। कल को इसी पे प्रैक्टिकल सवाल आ जाएगा कि आरओसी ने रजिस्टर करने से मना कर दिया आपकी कंपनी को, कारण क्योंकि आपने मेमोरेंडम में एड्रेस नहीं दिया था। कौन बोला मेरे को मेमोरेंडम में एड्रेस देना पड़ता है? मुझे बस ये बताना है कि द कंपनी शेल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। मुझे ये भी नहीं बताना है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में बना रहा हूँ कंपनी की बिलासपुर में। कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। मुझे नेम ऑफ स्टेट बताना जरूरी है, उसके अलावा और कोई भी जानकारी देना जरूरी नहीं है। तो इस ग्राउंड पे आरओसी मेरे एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं कर सकता है। तीसरा था ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट में हमें ध्यान रखना था कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज द पर्पस फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो कंपनी वही काम करेगी जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। इसका दूसरा मतलब, अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है विच इज बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज तो उस काम को अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कंपनी के पास कभी पावर ही नहीं था वो काम करने का, और अगर ऐसा काम किया गया तो वॉइड अब इनिशियो ट्रीट किया जाता था। तो दैट वाज ऑब्जेक्ट क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज यही डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वाली कंपनी बनाई थी। लिमिटेड बाय शेयर वाली बनाई थी तो यहाँ पे लिखा होगा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। अगर लिमिटेड बाय गारंटी बनाई थी तो यहाँ पे लिखा होगा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द गारंटीड अमाउंट ऑफ ₹5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। और अगर अनलिमिटेड लिखा होगा तो ये क्लॉज मिसिंग होगा उसी कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है ही नहीं। करेक्ट। फिर उसके बाद कैपिटल क्लॉज। यहाँ पे कैपिटल क्लॉज में क्या जानकारी होगी? कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की जानकारी होती है। दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज यानी कैपिटल क्लॉज में क्या लिखेंगे? द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 1 करोड़। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू पर शेयर और टोटल शेयर कैपिटल, इस तरीके से कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज बताती है। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है? वही नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, पर्टिकुलर्स जो आपने बताया था टू सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, वो आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज की पूरी जानकारी हो गई। तो ये सारी जानकारी कंपनी को अपने सब्सक्रिप्शन क्लॉज में देना पड़ता है। ये हर कंपनी के मेमोरेंडम में मिलेगा, लेकिन 1% कंपनी के मेमोरेंडम में एक एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है, और वो जानकारी क्या है? उसी की नॉमिनी क्लॉज की। करेक्ट। तो वो जो आपने नाम दिया था नॉमिनी का, वो नॉमिनी क्लॉज यहाँ रहेगा। आप ये 6 में से कोई भी पॉइंट बदलो उसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम माना जाता है, लेकिन अगर ये 7वां पॉइंट आप बदलोगे तो उसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाता। लॉजिक सेक्शन 3 स्पेसिफिकली बोलता है सच चेंज इन नॉमिनी क्लॉज इज नॉट डीम्ड टू बी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो चाहे नॉमिनी क्लॉज बोलो चाहे सक्सेशन क्लॉज बोलो, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ओपीसी। फिर उसके बाद ये मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए? तो सिंपल मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी हो वैसा छाप दिए पैराग्राफ बना के, या एक ही पेज में पूरा लाइन से लिख दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पॉइंट्स, प्रिंटेड, पैराग्राफ, सीरियली नंबर्ड। इस तरीके से कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम जानते हैं। इट एक्ट्स एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, और अगर गई तो उसे अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम, यानी एक तरीके से अल्ट्रा वायर्स द कंपनी माना जाएगा। एंड इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन क्या है? कि इट इज ट्रीटेड एज वॉइड, यानी ऐसा काम कंपनी कर ही नहीं सकती थी। और मेमोरेंडम जो है वो लॉ की नजर में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एज पर सेक्शन 399। तो याद करिए, कल को जब भी आप कंपनी से डील करते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते
कि भैया मेरे को तो जानकारी नहीं थी कि कंपनी ये काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आरओसी की ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम चेक कर सकते थे। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई, तो वो आपकी गलती है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी लॉ आपकी समझदारी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, आपकी बेवकूफी को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपकी समझदारी को लेके बात करता है। यस। फिर उसके बाद ये जो मैंने बताया था, प्रिंटेड पैराग्राफ सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, साइन बाय सब्सक्राइबर होना चाहिए, कॉमन सी बात है। और मॉडल एमओए याद कर लो, टेबल ABCDE, वो 5 टेबल्स थी हमारी। पहली वाली सबसे कॉमन, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। फिर वो गारंटी में 2 टाइप की, विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल। और फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी में 2 टाइप की, विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा ये जितनी बातें थी ये सब दिया हुआ है सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और उसकी जो डेफिनेशन थी वो दिया हुआ था 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी डिफाइन करना था। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 256 में 6 को हटा दिया, तो 2 सबसेक्शन 5 डिफाइंस द टर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसका डेफिनेशन क्या था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस आर्टिकल एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम आइदर अंडर दिस लॉ और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो किसी भी टॉपिक पे सवाल है, सबसे पहले तो आपने उसकी डेफिनेशन से शुरू करना है। अगर मेमोरेंडम एमओए का सवाल है, 3 सवाल आने हैं, तो एमओए का सवाल आएगा तो आपको एमओए को शुरू करना है आंसर विद द डेफिनेशन। एओए के ऊपर सवाल आए तो आपने आंसर शुरू कर देना है विद एओए की डेफिनेशन। कोई टाइप ऑफ कंपनी पे सवाल आए तो जो भी टाइप की कंपनी पूछ रहा है आपने सीधा उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो जहां पे आप सीधा आंसर अपना चालू कर सकते हैं वहां पे आपने वही लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो आर्टिकल के बारे में डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 5। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट्स लाइक अ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी। करेक्ट? तो वो कंपनी जो है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी, लेकिन वो काम को कैसे करेगी ये कैसे बताएगा? थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल इसलिए क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंपनी के होते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डेफिनेशन तो कॉमन है। ये कैसे बनाया जाता है? तो इट इज फ्रेम टू कैरी आउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर सेट आउट इन मेमोरेंडम। तो अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हम ये काम करेंगे तो आर्टिकल बताएगा कि वो काम को कैसे करेंगे। आर्टिकल ये नहीं बोल सकता कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है हम ये काम करेंगे और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दोगे हम ये काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपने ऐसा लिखा तो सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा जो बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम। और अगर आपने ऐसा कोई पॉइंट लिखा तो मान जाएगा ऐसा कोई पॉइंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट कंटेन्स द मैटर्स एज में प्रिस्क्राइब, यानी उसमें कैसी बातें होंगी जो प्रिस्क्राइब्ड है आप वो जानकारियां उसमें दे सकते हैं। हाउएवर इट में ऑल्सो कंटेन एडिशनल मैटर्स। याद करिए वो टेबल FGHIJ जो है वो तो एक मॉडल आर्टिकल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, उनमें लिखी हुई बातें तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप अपनी तरफ से अपनी कंपनी को चलाने के लिए डालना चाहते हो तो आप फ्री हो, आप एडिशनल मैटर्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात था विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, यानी कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट नाम की चीज भी डाल सकती है। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट का पहले तो मतलब समझना था। प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता था? प्रिस्क्राइबिंग अ कंडीशन विच इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एसआर, यानी एसआर से ज्यादा खतरनाक रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अगर आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो माना जाता था कि उसमें प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट के पॉइंट्स आप डाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एसआर का मतलब क्या होता था? कंपनीज एक्ट में कौन सा काम ओआर से होगा, कौन सा काम एसआर से होगा, ये लॉ बताता है। एसआर का मतलब वोट्स कास्टेड इन फेवर इज 3 टाइम्स अ वोट कास्टेड अगेंस्ट अ रिजोल्यूशन, तब माना जाता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ। ओआर क्या होता था? व्हेन वोट कास्टेड इन फेवर इज मोर देन द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता था। करेक्ट? तो स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब यूं समझिए 75% वोट शुड बी कास्टेड इन फेवर। बट मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, फॉर एग्जांपल ये एक काम है, तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का काम मैं चाहता हूं मेरी कंपनी में जब तक 90% लोग वोट कास्ट इन फेवर ना करे तब तक पास ना हो वो रिजोल्यूशन। तो आई कैन पुट अ प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। अब ये प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट कब डाला जा सकता है? एक तो सिंपल सा लॉजिक है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी बन रही है उसी वक्त मैं प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डाल सकता था। या सेकेंड केस जहां पे कंपनी बन चुकी है, तो कंपनी बनने के बाद क्या मैं प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डाल सकता हूं?
द आंसर इज यस, कंपनी बनने के बाद भी आप प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप डाल रहे हैं तो आपने किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डालिए। आपको बस आरओसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से पॉइंट में आपने एंट्रेंचमेंट किया है। तो आपने बस बताना है भैया मेरे आर्टिकल का पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 24, पॉइंट नंबर 220, पॉइंट नंबर 180, ये पॉइंट में प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट है। तो आरओसी ताकि उनको चेक कर ले कि भैया उस कंपनी में कभी उस पॉइंट को रिलेटेड कोई मैटर आएगा तो उस कंपनी ने प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट कर रखा है। या अगर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन करना है तो फिर प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट कैसे किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंपनी थी। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो एक प्राइवेट कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट अपने आर्टिकल में तभी डाल सकती है जब उसे अपने आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा, और ऑल्ट्रेशन के लिए उसे कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स विल बी रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी हो तो यूनैनिमस रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा अगर आप प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन डालना चाहते तो। और दूसरा, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, तभी आपकी कंपनी में प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डाला जा सकता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ध्यान रखिए, अब इसमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी, उसमें प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डाला गया, उस प्राइवेट कंपनी में 5 मेंबर थे, 5 में से 4 लोग रेडी हो गए, एक वे बदतमीज मेंबर तैयार नहीं हो रहा है और अब वो बोलता है कि भैया प्राइवेट कंपनी प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट नहीं डाल सकती, गिव योर वैल्यूएबल सजेशन। तो आपने बोलना है वो बदतमीज मेंबर ये एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डाल सकती है, यहाँ पे किसी से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अगर वो अप्रूवल ही नहीं है तो वो मेंबर क्यों बन रहा है? अभी कंपनी बनी थोड़ी है, अभी तो बन रही है। तो अगर आपको मंजूर नहीं है वो पॉइंट तो आप उस कंपनी से जुड़ो ही मत, बाहर हो जाओ। बाद में एक बार मैं जुड़ गया, उसके बाद कोई कंपनी प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डालेगी तो प्राइवेट कंपनी के केस में मेरी सहमति, मेरा कंसेंट जरूरी है। लेकिन अभी कंपनी बन रही है, बनी नहीं है, और मुझे लगता है उस कंपनी के आर्टिकल में एक ऐसा पॉइंट है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप क्यों बन रहे हो उस कंपनी के मेंबर? हट जाओ उस कंपनी से। तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबकी सहमति या सबका कंसेंट लेना की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल सकते हो या आफ्टर ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए। अगर ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए करना है तो प्राइवेट में कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड और पब्लिक कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। पर चाहे इनकॉर्पोरेशन के वक्त हो चाहे बाद में हो, यू नीड टू गिव अ नोटिस टू आरओसी, मतलब आरओसी को जानकारी तो दोगे कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स में प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डला हुआ है। तो कल को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे सवाल आएगा तो इसी पॉइंट को लेके सवाल आएगा। करेक्ट, दिस वाज प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। फिर वो मॉडल आप जानते हैं, एफ जी एच आई जे ए बी सी डी ई, पहले 5 एमओए को थे तो अगले 5 आर्टिकल क्या है, लेकिन कॉम्बिनेशन पेयरिंग कैसी थी वो आप जानते हो, एक एक आगे पीछे कर दिया था। करेक्ट, तो बी का कॉम्बिनेशन एच के साथ किया था बिहार के नाम पे, सी का कॉम्बिनेशन जी के साथ किया था छत्तीसगढ़ के नाम पे, डी का कॉम्बिनेशन जे के साथ किया था डीजे के नाम पे, और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर ई आई था। और वो पहला पहला तो सबसे कॉमन टाइप की कंपनी ए एफ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मॉडल एमओए टेबल ए, मॉडल एओए टेबल एफ। करेक्ट, अब मॉडल एओए आप पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो कंपनी चाहे मैं अडॉप्ट ऑल और एनी रेगुलेशन ऑफ मॉडल एओए, लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और आप चाहते हो कि भैया एओए का वो पॉइंट आप पे अप्लाई ना हो, तो आपको ये बात का जिक्र करना पड़ेगा कि मॉडल एओए का ये पॉइंट मेरी कंपनी पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना तरीका भी नहीं बताया और अपने आर्टिकल में ये भी नहीं लिखा कि एओए का ये पॉइंट आप पे नहीं लगेगा, तो बाय डिफॉल्ट एओए का वो पॉइंट आपकी कंपनी पे अप्लाई हो जाएगा। यानी बाय डिफॉल्ट मॉडल आर्टिकल विल अप्लाई ऑन योर कंपनी अनलेस आप स्पेसिफिकली उस चीज के लिए मना करें। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लेके पूरी बात हुई थी, विच वॉज सेक्शन 5। तो सेक्शन 7 हो गया। सेक्शन 8 कंपनी आप ऑलरेडी जान चुके कि सेक्शन 8 कंपनी हमने देखा था नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लेके। और एक बार आपकी कंपनी बन जाती है, एक बार आपकी कंपनी बन जाती है तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है वो क्या है? वही तो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी एक बार आपकी कंपनी बन गई तो उस कंपनी का इफेक्ट क्या होगा? तो यही तो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, परपेचुअल सक्सेशन हो गया। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है वो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या, यही सेक्शन 9 है। याद करो, एलएलपी का सेक्शन 14 और कंपनी का सेक्शन 9, तो यही तो वो सेक्शन है जो कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देता है। ठीक, और सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या?
जैसे ही कंपनी बनती है तो ये कंपनी बनी और उधर मेंबर्स ने वादा किया, क्या वादा किया था कि भैया इस कंपनी के बनते ही मैं इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स लूंगा, और कंपनी ने भी वादा किया था कि भैया हम आपको इतने इतने शेयर्स देंगे। तो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कंपनी के बनते ही देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, किसके बीच में, कंपनी एंड मेंबर्स। यानी कल को कंपनी ने उस मेंबर को शेयर अलॉट किया और कल को वो व्यक्ति पैसा देने से मना कर देता है, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल को कंपनी उस शेयर होल्डर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। उल्टा, कल को शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी ने बाद में शेयर देने से मना कर दिया, तो नाउ इट इज ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। कल को वो शेयर होल्डर कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यानी ये सब कब होगा, जब कंपनी बन जाए। तो जैसे ही कंपनी बनेगी सेक्शन 10 बन एप्लीकेबल हो जाएगा, और सेक्शन 10 बोलेगा कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। 9 बोलता है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, और 10 बोलता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में क्या हो गया, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर वो 11 ऑनवर्ड्स, वो 11 12 13 14 जो है, ये पूरे जो मेमोरेंडम के क्लॉजेस थे उनको अमेंड करना है, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट है, और यही सारी चीजें आपको एट इंटर लेवल सीखनी रहती है। करेक्ट, कि नाम कैसे बदला जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे बदला जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे बदला जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदलना है तो उसका तरीका क्या है। तो ये सब प्रोसेस जो है ये आगे के सेक्शंस पे है। तो एट फाउंडेशन लेवल ये पूरा बेसिक्स ऑफ कंपनी विथ डेफिनेशन जो है वो आपको पूरी तरीके से सिखाई जाती है। इसके अलावा अब आखिरी मिसलेनियस चीजें, 1 घंटा 34 मिनट हुआ है अभी तक, कंपनी लार्जली अपन ने पूरा ही डिस्कस कर लिया। अब आखिरी मिसलेनियस चीजें जो बची हुई है कंपनी एक्ट में, वो क्या बातें थी। नंबर 1 था कॉर्पोरेट विल थ्योरी, और नंबर 2 था डॉक्ट्रिन। अब कॉर्पोरेट विल थ्योरी कुछ नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी का ही कंसेप्ट था, कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो होती है वो कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। एक के काम के लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, दूसरे के काम के लिए पहला जिम्मेदार नहीं होता। और इसी को लेके एक फेमस केस भी बना था, वो था सलमान, ओ ध्यान से लिखना, सलमान वर्सेस सलमान लिख के मत आना, पहले ही बोल रहा हूँ, तो 0 नंबर मिल जाएंगे। तो सलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और ये केस बड़ा ही फेमस केस था, किस बात को समझाने के लिए, कि कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर को समझाने के लिए, यानी कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट को समझाने के लिए। व्हील का मतलब ही क्या, पर्दा, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एक पर्दा गिर जाता है किसके बीच में, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, जहां पे कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ सोलोमन केस आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, कि उसका बेचारे का खुद का जूते का काम था एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसने अपने ही बिजनेस को कन्वर्ट किया इनटू कंपनी। तो उसने एक कंपनी बनाई जिसमें इवेंचुअली सारे शेयर्स वो खुद ही रखता है, एक एक शेयर नाम मात्र के लिए अपनी वाइफ और बच्चे लोगों को दे देता है। करेक्ट, ऐसे करके 7 लोग उस कंपनी के मेंबर बनते हैं, सोलोमन, उसकी वाइफ और 4 सन 1 डॉटर, तो ऐसे हो गए 7 लोग। तो बाकी सबको तो ठीक है, उस समय की बहुत पुराना केस है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सबको एक एक शेयर दे दिया गया था, और बाकी सारे शेयर्स कौन होल्ड करके रखा था, सलेमन। अब उसने अपनी सारी एसेट्स कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, और बदले में कंसिडरेशन लिया कंपनी से, क्या, कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदे, लेकिन कुछ कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर्स खरीदे, और फिर कंपनी ने वही काम चालू कर दिया। वो काम जब चालू किया तो कंपनी ने उधारी में परचेज करना भी चालू कर दिया था, और फिर एक टाइम के बाद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। जैसे ही कंपनी वाइंडिंग अप में गई, तो अब वाइंडिंग अप का प्रोसेस भी लॉ ही बताएगा कि कैसे पैसा देना है और किसको देना है। तो वो लाइन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये लॉ बताता है। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट का कुछ पैसा लाइन में, सबसे आगे गवर्नमेंट रहती, भाई सबसे पहले हमारा पैसा देगा तू, बाकी लोग बाद में रहेंगे। तो सबसे आगे गवर्नमेंट खड़ी रहती है कि भैया कुछ इनकम टैक्स का पैसा, कुछ जीएसटी का पैसा, ऐसा कोई भी टैक्स का नाम का पैसा है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट अपना पैसा लेके निकल जाती है। उसके बाद किसी ने सिक्योर्ड लोन दिया तो उसको, फिर अनसिक्योर्ड लोन की बारी आती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बारी आती है, और अंत में खड़ा होता है इक्विटी शेयर होल्डर। तो दिक्कत यही थी कि सोलोमन वाज आल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड सोलोमन वाज आल्सो द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो वो सोलोमन आखिरी की लाइन से गवर्नमेंट के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन जो क्रेडिटर थे उन्होंने तुरंत सोलोमन को पकड़ा और बोला, भाई तू कहाँ लाइन में आ गया रे, चल पीछे चल, तू तो मालिक है इस कंपनी का, तो तू आखिरी में खड़ा हो। बोले मैं तो आखिरी में ही खड़ा हूँ, आगे में जाके फिर वो आगे आ जाता था।
अब उधर से आ गया तो फिर उसको बेचते थे, जा पीछे जा, वो इधर से आ जाता फिर उसको बेचते, तो ये प्रोसेस चल रहा था कंटिन्यूअसली। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चला तो अब एक टाइम के बाद जब वो लिक्विडेटर बैठा था, उसने बोला भैया हाँ लाइन में अगला कौन है, तो जैसे ही पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सोलोमन बोला मैं हूँ भैया, तो वही पैसा उसको दे दिया गया था। क्रेडिटर्स इसी बात को लेके नाराज हो गए थे कि भैया तू तो घर वाला है, तू अपना पैसा लेके जा रहा है, हमारा पैसा क्या होगा। और इसी मैटर पे बात कोर्ट पे चली गई थी, क्योंकि उनका बोलना क्या था कि भैया ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड और सोलोमन ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही व्यक्ति है। और कोर्ट जज लॉर्ड मैकनॉटन इसी बात पे नाराज हो गया था कि भैया ऐसा ना करो कि ये दोनों को एक बोलो। इवन दो ही वर्चुअली होल्ड्स द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, स्टिल सोलोमन एक अलग व्यक्ति है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक अलग व्यक्ति है, एक के काम के लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो आप ये मत बोलिए कि भैया वर्चुअली सारे शेयर इसी के हैं तो इसी का पैसा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ही इज ऑल्सो द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो पहले पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर वाले को ही मिलेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वालों को पैसा नहीं मिलेगा। फिर इसी बात को लड़ाई झगड़ा करते हुए कोर्ट इस बात पे भी आया था कि कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जहां पे सर्टेन केसेस में सर्टेन सिनेरियोज में कोर्ट क्या करेगा, इन कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट भी कर देता है। करेक्ट, तो वो एक्सेप्शंस कौन कौन से थे, तो 5 ऐसे एक्सेप्शंस थे। नंबर 1, फॉर डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसके लिए अपन ने केस देखा था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी, इंग्लिश कंपनी और जर्मन कंपनी के बीच का केस। करेक्ट, तो आमतौर पे कंपनी किसी की दोस्त दुश्मन नहीं होती है, लेकिन अगर कंपनी का कैरेक्टर निकालना है कि वो कंपनी हमारी फ्रेंड कंपनी है कि एनिमी कंपनी है, तो उसके लिए देखो कि भैया उसको चलाने वाले लोग जो है वो कहाँ के हैं। अगर वो हमारी फ्रेंड कंट्री के हैं तो वो कंपनी भी हमारी फ्रेंडली कंपनी है, और लेकिन अगर वो लोग किसी दुश्मन कंट्री के, याद करो एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको बोला था कि भैया कहाँ का आदमी है, कहाँ आके कंपनी चला रहा है, इंडिया में पड़ोस का व्यक्ति आके इंडिया में कंपनी खोल के बैठा है, तो ऐसे वक्त जज ने जैसे ही पर्दा उठाया था तो क्या देखने को मिला था, वो खेल रहे थे कुछ ऐसा उछाल उछाल के, फिर बाद में पता चला वो क्या था, एटम बम था, तुरंत उसको गायब कर दिया था वहीं से। करेक्ट, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसके लिए कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल और उनको अलग ना मान के एक ही व्यक्ति माना जा सकता है। सेकेंड, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अगर टैक्स का कोई भी आप फ्रॉडुलेंट काम करेंगे तो रेवेन्यू की प्रोटेक्शन के लिए कई बार कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल जैसी चीजों को लिफ्ट कर देता है। करेक्ट, यानी उसको, उसके लिए क्या किया जा सकता है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। तीसरा अपन देखे थे टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए याद करिए भावनगर एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन कंपेंसेशन वाला जो केस था, तो उसमें क्या बात कर रहे थे, बोनस देने की बात थी, लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि भैया प्रॉफिट ही नहीं है, बोनस कैसे देंगे, तो वो अपनी ही एक कंपनी दूसरी कंपनी बना के सारा प्रॉफिट उस कंपनी में शिफ्ट कर देती थी। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे माना गया कि अगर आप केवल कोई अपना लीगल ऑब्लिगेशन, पीएफ प्रोविडेंट फंड जैसा ऑब्लिगेशन, बोनस जैसा ऑब्लिगेशन, ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए अगर आप एक कोई नई एंटिटी बना रहे हो तो फिर कंपनी और उसके मेंबर्स अलग नहीं माने जाएंगे, वो सब एक ही माने जाते थे। चौथा अपन ने देखा था फॉर्मिंग सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एजेंट, याद करो इसके लिए अपन ने एग्जांपल देखा था ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाली कंपनी का, जहां पे वो एक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, तो उसने एप्लीकेशन लगाया था अपने एक 100% सब्सिडरी के नाम से अपना एजेंट बना के। करेक्ट, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे माना जाएगा कि भैया फिर वो दो कंपनियां अलग नहीं, वो एक ही कंपनी है जो बार बार अलग अलग नाम से एप्लीकेशन दे रही है। और लास्टली फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी, फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए अगर कल को ये स्टेब्लिश हो जाए कि आपने कंपनी सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड्यूलेंट कामों के लिए बनाई गई थी, तो क्या, अगर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई थी तो फिर कंपनी और उसके व्यक्ति अलग अलग नहीं बल्कि एक ही माने जाते हैं। तो ये अपन ने अलग अलग इंस्टेंसेस, अलग अलग केसेस देखे थे। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू को पे एक केस था, मैकेंजी पेटिट वाला केस, दिनशॉ वर्सेस दिनशॉ मैकेंजी पेटिट, वो एक केस पे सेम फैक्ट्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एज इट इज छप जाता है, जहां उसने क्या किया था, ड्यूज डिविडेंड इनकम आ रही थी तो वो इनकम को सप्रेस करने के लिए उसने ऐसी कई सारी कंपनियां बनाई थी, वही पैसा उसमें लगाया, फिर उससे लोन लिया और वो लोन का इंटरेस्ट दिखा के एक्सपेंस क्लेम करना चाह रहा था। तो ये फॉर डिफ्रॉडिंग द रेवेन्यू था, अपनी टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए आपने ये काम किया था। तो अगर ऐसा कोई भी काम करेंगे तो दिनशॉ मैकेंजी पेटिट के केस में कोर्ट ने बोला था कि भैया ये लोग अलग अलग नहीं है, सब एक ही कंपनियां हैं, बाकी सब तो मेयर
शेम कंपनियां यानी दिखावटी कंपनियां हैं। और जो दिखावटी कंपनियां हैं तो फिर कोड बोलता है ये लोग अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही लोग हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक बात है। तो ये पूरा लिफ्टिंग 5 इंस्टेंसेस, सीधा सीधा या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पे सवाल कैसा आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट आर द केसेस वेयर कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, इंस्टेंसेस बताइए। तो आपने ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। या उनमें जो केसेस है उनमें से किसी एक पेज से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ये डिविडेंड वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एज इट इज छप जाएगा, करेक्ट। या वर्कमैन कंपेंसेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या वो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, या वही पड़ोस वाली कंपनी जो ऐसे उछाल उछाल के खेल रहे थे, वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको वो पॉइंट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि भैया इस केस में लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर में कोर्ट ने बोला था कि भैया वहां पे हम कंपनी को चलाने वाले लोगों का कैरेक्टर देखेंगे, और अगर वो लोग एक ऐसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जो हमारी एनिमी कंट्री है, तो अगर कंट्री एनिमी है, वहां के लोग एनिमी है, तो वहां के लोग जो यहाँ पे कंपनी बनाएंगे वो कंपनी भी हमारे लिए एक एनिमी कंपनी बन जाएगी, करेक्ट। तो ये प्रोसीजर था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। फिर आखिरी पे 3 डॉक्ट्रिन थे जो अपन ने डिस्कस करने थे। नंबर 1 डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, नंबर 2 डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और नंबर 3 डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया ये तीनों लॉ नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। तो ये आपको एक्ट के किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बट जनरली कंपनीज एक्ट में ये काम करते वक्त ये 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। उसमें पहला डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स वर्ड का मतलब क्या होता था, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड एंड वायर्स मींस पावर। अगेन स्पेलिंग ध्यान रखना, एग्जाम में WIRE लिख के आने वाले हो इतना बोलने के बाद भी। तो अल्ट्रा वायर कोई मेगा वायर है ये जो अल्ट्रा वायर आप लिखेंगे, अल्ट्रा वायर्स, करेक्ट। तो अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, एन एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। तो अल्ट्रा वायर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्ट होता है विच इज अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम, एक होता है विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल, और एक होता है विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर, करेक्ट। जो काम अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर है या अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल है, वो ऑल टुगेदर वॉइड नहीं होते, उनको सुधारा जा सकता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर बट इंट्रा वायर्स द कंपनी may be ratified by the shareholders. A act which is ultra vires the article can be ratified by alteration of article of association. लेकिन an act which is ultra vires the memorandum, तो वो तो कंपनी के ऑब्जेक्ट के ही बाहर है, उसको सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाए, मिल जाएं, तो भी ऐसे कामों को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, और वो काम का लीगल इफेक्ट वॉइड ही रहेगा, करेक्ट। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में हमने सीखा था। फिर इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट्स भी थे कि अगर आपने अल्ट्रा वायर्स लोन लेके इंट्रा वायर्स डेट को रीपे कर दिया है, तो अल्ट्रा वायर्स इंट्रा वायर्स बन जाता है। द आउटसाइडर क्रेडिटर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर, ऐसा हम मान लिया करते थे, करेक्ट। अगर अल्ट्रा वायर्स में कोई पैसा लिया गया था लेकिन कंपनी हैज नॉट डिपार्टेड विद द फंड्स, तो उस केस में बैंक या जिसने भी वो लोन प्रोवाइड किया था, ही कैन एटलीस्ट आस्क फॉर फर्दर डिपार्चर ऑफ फंड्स, उसको रोका जाए। तो वो डिपार्चर मतलब फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स को रोक सकता है, ताकि जितना गया वो गया, पर जो बचा है वो तो वो वापस मांग ले उस कंपनी से, तो कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सामने वाले को फाइनेंशियल लॉस प्रोवाइड करना है। याद करिए नेशनल केबल टेलीफोन वायर वाली कंपनी का एग्जांपल, जहां पे केबल वायर्स उसके सारे तोड़ दिए गए थे, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट में जाके काम कर रहा था जहां उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं था, तो उसके सारे वायर्स को तोड़ दिए गए थे। तो जो भी वायर्स तोड़ा, हेल्ड कि उसका कंपेंसेशन आपको उस कंपनी को देना पड़ेगा। तो ऐसे सब बातें डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के अंदर हमने कवर करी थी, विच अल्टीमेटली मीन्स बियॉन्ड द पावर। उसके बाद दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और उसी का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमेशा प्रोटेक्ट करेगा कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करेगा आउटसाइडर्स को अगेंस्ट द कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव मतलब प्रिजम्पशन, नोटिस मतलब नॉलेज, तो इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड दैट एनीवन हु इज डीलिंग विद द company is presumed to have knowledge of the fact that whatever he is dealing with the company is within the power of the company or not। और ये assumption के पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है सेक्शन 399 which says ROC is a public office, all documents filed by company with ROC is a public document। तो कोई भी व्यक्ति must inspect those documents before entering into any transaction with the company, for the very simple reason an act which is done beyond the power of the company is ultra vires the company, और उसका लीगल इफेक्ट वॉइड होता है। तो कल को आपने अगर कंपनी से ऐसा कोई भी डील कर लिया विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, तो कल को कंपनी उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी। फिर आपने जिसको पैसा दिया आप लड़िए झगड़िए, उससे पैसा लीजिए, कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो याद करिए, अगर बैंक ने डायरेक्टर को लोन दे दिया था जबकि डायरेक्टर के पास वो पावर ही नहीं था,
और कंपनी ने वो काम को रेटिफाई भी नहीं किया, तो वो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी बन गया। और अगर अल्ट्रा वायर्स द कंपनी बन गया तो अब कंपनी इज नॉट हेल्ड लायबल टू पे दैट अमाउंट। बैंक को वो पैसा डायरेक्टर से जैसे रिकवर करना है करे, कंपनी उस चीज के लिए लायबल नहीं होती। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई इन द गिवन केस। करेक्ट। सो इट प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, क्योंकि always it is presumed that anyone who is dealing with the company is presumed to have knowledge of the powers of the company। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी ध्यान रखिए, इसी बात को लेके प्रिजम्पशन जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वो आपको एक्चुअल में वो जानकारी थी कि नहीं। आप बोलते हो सच्ची जिसकी कसम खाने बोलो मैं खा लेता हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी। हम कोर्ट बोलेंगे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जानकारी थी। अच्छा सच्ची मैंने वो आरओसी से एमओए की कॉपी तो ली थी, लेकिन मैंने देखो पढ़ा ही नहीं है उसको, मैंने पढ़ा ही नहीं। करेक्ट। वो देखो आज भी वो झिल्ली लगी हुई है, आज भी फाउंडेशन की बुक आपको जो आईसीआईसीआई अभी तक खोली नहीं है हमने। करेक्ट। वो आज भी वो झिल्ली लगी हुई पड़ी है, तो मैं मान के चलूंगा कि आपने वो पढ़ लिया है। अच्छा आप बोलेंगे जो अपना पढ़ा है लेकिन इसका मतलब ये होता है, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे इसका मतलब ये होता है। मैं मान के चलूंगा कि आपको आपने केवल ना केवल पढ़ा लेकिन पढ़ा और उसे समझा भी। करेक्ट। तो लॉ की क्लास में मैंने आपको जो जो पढ़ाया, ना केवल आपने उसे पढ़ा है बल्कि उसे समझा भी है, सही सही समझा है। प्रिज्यूम्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैं मान के चलता हूं, तो कोड भी यही बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इट गिव्स अ प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। कि एक आउटसाइडर कंपनी के क्या पावर्स हैं इतना जानने के लिए तो लायबल है, लेकिन कोई चीज कंपनी के इंटरनल कैसे हो रही है, एन आउटसाइडर इज नॉट सपोज टू नो द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और इसी के लिए फेमस केस देखा था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। इसीलिए रॉय इस डॉक्ट्रिन को टर्कवेंट्स रूल के नाम से भी जाना जाता था। याद करो वो कहानी, मैंने आपको पूरी रिपीट नहीं करनी है। वो बैंक मैनेजर और डायरेक्टर की दास्तां, जहां उसे पैसों की जरूरत थी लेकिन उसने किस तरीके से वो बैंक मैनेजर को चूना लगा के पैसे लेने की बात कर रहा था। बट बैंक मैनेजर ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, जितना जानकारी वो इकट्ठा कर सकता था उसने इकट्ठा किया, जितना कंप्लायंस कर सकता था किया, लेकिन इज नॉट बाउंड टू डू मोर। तो अगर उसने अपने तरफ से सारा काम किया है तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल गिव अ प्रोटेक्शन टू बैंक अगेंस्ट द कंपनी। हाउएवर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन, जहां पे आउटसाइडर कैन नॉट प्ली कि भैया वो कंपनी का इंटरनल मैटर है। जैसे कि वेयर यू हैड द सस्पिशियन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर कोई भी कॉमन व्यक्ति को डाउट जाना चाहिए था, आपको डाउट क्यों नहीं गया? भैया कंपनी का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट की जगह डायरेक्टर के बैंक अकाउंट में जा रहा है, तेरे को मैनेजर किसने बनाया? तू चपरासी बनने लायक था। अगर कंपनी का पैसा था आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में डालना था, डायरेक्टर के कहने पे आपने वो सारा पैसा डायरेक्टर के बैंक अकाउंट में डाल दिया और डायरेक्टर वो पैसा लेके रफू चक्कर हो गया। कल को हेल्थ की कंपनी वो पैसा बैंक से मांग सकती है। बैंक बोलेगा भैया ये तो आपका इंटरनल मैटर है, पैसा आप रखो कि डायरेक्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इट इज एक्सेप्शन। क्या सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी नहीं हुआ था आपको? जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा था, कभी कंपनी ने आपको बोला था कि वो पैसा डायरेक्टर के अकाउंट में डाल देना? नहीं। तो फिर आपने वो पैसा काम किया कैसे? करेक्ट। तो जहां पे भी सस्पिशन हो तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना चाहिए। वहां पे आप आउटसाइडर कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कोई काम फॉर्जरी है, फ्रॉड को किसी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। हमें दुख है इस बात का कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी के खिलाफ इस पे एक्शन ले। जिसने फ्रॉड किया आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसे कुछ एक्सेप्शन थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, और ये था आपका कंपनीज एक्ट 2013, 13:50। करेक्ट। सो विद दिस यानी आप समझिए 1 घंटे 50 मिनट में हमने पूरा कंपनीज एक्ट पूरी तरीके से एक एक चीज रिवाइज कर दी। तो अगर ये यहां हो सकता है तो आगे भी हो सकता है, और इससे कम समय में हो सकता है। ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा रिकॉल हुआ होगा आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।